हाँ जी क्लास, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लगभग ऑडिट में ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को अभी 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे। जो बचा हुआ पोर्शन है वो 5 मिनट के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक सीए हैं आप, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सवाल सब लोगों से, एक सीए को अपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब में नहीं हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस में हो। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि सीए बनने के बाद हम जॉब भी कर सकते हैं और हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सवाल, वो दो तरह से सीए काम कर सकता है। प्रैक्टिस करनी हो तो सीए इंस्टीट्यूट कहता है, सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत आपको एक बार पहले इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करना चाहता हूं। वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेगा, यानी वो परमिशन देगा आपको कि जाओ बच्चे प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस करना। ये सर्टिफिकेट पे आपको एनुअल बेसिस पे फीस पे करना पड़ा करेगी। ये एक बात की परमिशन होगी इंस्टीट्यूट से कि आई एम डूइंग प्रैक्टिस। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी या प्रैक्टिस बंद करनी है तो ये सर्टिफिकेट सरेंडर कर दीजिएगा और वापस अपनी किस में चले जाइएगा, जॉब में। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई बच्चा सीए बन जाता है, अब वो मुझसे कहता है सर सीए बन के क्या मुझे सिर्फ ऑडिट करने को मिलेगा क्या? सीए बन के सिर्फ मैं ऑडिट ही कर सकता हूं क्या? मैंने कहा मतलब? कहता सर इससे मिलती जुलती और कुछ चीजें हैं जो मेरे को अलाउड होंगी। मैंने कहा हाँ, तो एक काम कर, तू ऑडिट के साथ साथ तू रिव्यू भी कर सकता है। एक वर्ड होता है ऑडिट, तो दूसरा वर्ड होता है रिव्यू। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा, पहले मैं सिमिलैरिटी बोलूंगा। ऑडिट का मतलब भी चेकिंग करना होता है, रिव्यू का मतलब भी चेकिंग करना होता है। क्लियर? ऑडिट में भी अश्योरेंस दी जाती है, रिव्यू में भी अश्योरेंस दी जाती है। क्लियर? लेकिन डिफरेंस ऑडिट इन डेप्थ होता है, रिव्यू की डेप्थ इतनी नहीं होती, लेस इन डेप्थ। यानी ऑडिट में ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करता है हर चीज की, बट रिव्यू में उतना डिटेल की चेकिंग नहीं करता। क्लियर? अब जब कोई ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करेगा तो क्या उसका अश्योरेंस का लेवल कम होगा या ज्यादा दे पाएगा? वो तब वो ज्यादा श्योरिटी दे पाएगा कि अकाउंट ठीक है या नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं जब वो ऑडिट करता है तो वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है। व्हाट इज रीजनेबल? अच्छी खासी एश्योरेंस देता है। लेकिन अगर वो रिव्यू करता है तो वो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकता। रीजनेबल से कम, विल यूज अ वर्ड, लिमिटेड एश्योरेंस देता है। मतलब रीजनेबल से कम एश्योरेंस देता है। तो मैं बोल सकता हूं ऑडिट में टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी होती है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और रिव्यू में टाइम कम एंड फास्ट कम लगेगा। ऑडिट में टाइम ज्यादा लगेगा, रिव्यू में टाइम कम लगेगा। अब हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है, यस और नो? व्हाट अबाउट रिव्यू? हर कंपनी को करवाना है? नहीं, हर कंपनी को लॉ तो नहीं कहता करवाने को। तो फिर रिव्यू कब कराती है कंपनीज? ऑप्शन 1, कंपनी का खुद का मन कर रहा है कि यार एक बार ऑडिटर ने तो ऑडिट डिटेल में करना ही है, एक बार मैं किसी से पहले क्या करवा लूं, रिव्यू में भी मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी क्या गड़बड़ है। कंपनी का खुद का मन करे तो वो रिव्यू करवा ले। ये कई बार कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कह सकती है कंपनी को कि आप क्या करवाओ, अपना रिव्यू कराओ। एग्जांपल सेबी कह दे। अब जैसे आपको पता है टाटा टेक का कल आज से आईपीओ आ रहा है। आज टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है, 22 तारीख है ना, आज 22 नवंबर से 24 नवंबर तक टाटा टेक का आईपीओ है। देखो डीमेट अकाउंट खोला है तो उठा लो। क्लास के बाद बताना क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर उठा सकते हो तो उठा लेना। मेरा डाउट, टाटा टेक 485 से 500 का बिड है, 475 से 500 का बिड है। बिड 500 की लगाना, हाईएस्ट बिड लगाना, 500 वाली बिड लगाना। मेरा डाउट तकरीबन अपना 530 की क्वांटिटी मिनिमम है, बिड जो साइज है, लॉट साइज 30 है ना, तो 15,000 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो अभी 15 दिन भी क्यों, महीना मान लो पहले सेलो का आईपीओ आया था। सेलो का आईपीओ आया था, आईपीओ खुलते ही जो लिस्ट प्राइस आया वो बहुत अच्छा लिस्ट प्राइस आया। मतलब जिसने सेलो का
ले लिया उसको बेनिफिट हुआ। आप में से कोई वेरीफाई करना चाहे मेरी बात को तो कोई डाउट मत करना मेरे पे। सेबी की वेबसाइट होती है, ठीक है, सेबी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ऑप्शन उठाओ आईपीओ, पब्लिक इश्यूज उठाओ, उसमें आईपीओ उठाओ, पिछले 1 साल के आईपीओ की लिस्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर 1 साल में 100 आईपीओ आए हैं ना, अगर 1 साल में 100 आईपीओ आए हैं तो शायद 10 आईपीओ ऐसे हुए हैं जिनमें इश्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस में नुकसान हुआ है। मतलब मान लो किसी ने 100 रुपए में, किसी को अलॉटमेंट 100 रुपए में हुई और जब ये लिस्ट हुआ तो 90, 95 या 85 लॉस हो गया ना। मेरे को अलॉटमेंट 100 रुपए पे हुई और जब वो लिस्ट हुआ तो कम पे हुआ। ऐसी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 100 में से 8 से 10% है। 90% 100 वाली चीज जब लिस्ट हुई है तो 150, 200, 250। तो मेरा डाउट, अगर है डीमेट अकाउंट, अगर एक डीमेट अकाउंट है तो एक बार आप अप्लाई करो। अगर घर में 3 डीमेट अकाउंट है तो तीनों डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। इशू 3 दिन खुला रहेगा, इशू 3 दिन खुला रहेगा। डे 1 आज है, डे 1 कल, डे 2 और डे 3, ठीक है बच्चे। आज सुबह 10 से 12 के स्लॉट में अप्लाई करो। क्लियर? फर्स्ट डीमेट अकाउंट से, मान लो मेरा अपना डीमेट अकाउंट है तो मैं आज सुबह 10 से 12 में अप्लाई कर दूंगा। कल डे 2 होगा, है ना, कल मैं 10 से 12 में अप्लाई नहीं करूंगा, कल डे 2 में मैं 12 से 2 के स्लॉट में मम्मी के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। और परसों पापा के डीमेट अकाउंट से 2 से 4 के स्लॉट में अप्लाई करूंगा। यानी जब मेरा डाउट, कोई बच्चा समझा मैं क्या कर क्या रहा हूं? 3 दिन खोला, 3 दिन में मैंने 3 डेज में अप्लाई करा अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अब ये जरूरी है कि इशू तो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा ही होगा, अकाउंट्स पड़ा है ना, इशू तो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा ही होगा। तो क्या जरूरी है कि मुझे अलॉटमेंट होगा? हो सकता है अलॉटमेंट हो सकता है अलॉटमेंट ना हो। लेकिन अगर मैंने 3 अलग अलग अकाउंट से 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे अप्लाई किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी अलॉटमेंट इज ज्यादा। क्या क्लियर? मेरा डाउट, क्या ये बात समझ आ गया? अच्छा, किसी को 650 रुपए कमाने हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, सिर्फ 650 रुपए, 650 भी चलेंगे। अकाउंट्स में, लॉ में वर्ड सुना था, बायबैक। बायबैक टीसीएस का बायबैक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बायबैक है। रिकॉर्ड डेट रखिए 25 नवंबर की, रिकॉर्ड डेट समझती है? जिसके डीमेट अकाउंट में टीसीएस के शेयर होंगे 25 नवंबर को उसको शेयर, उसका शेयर बायबैक कर लिया जाएगा, कंपनी वापस ले लेगी। बायबैक प्राइस फिक्स किया गया 4150 और अभी जो टीसीएस चल रहा है वो 3400-3500 पे चल रहा है। किसी को मेरी बात समझ आया? तो 3500 पे डीमेट एक टीसीएस का शेयर खरीद लो, खरीद के रख दो। क्या बात क्लियर? और 25 को अगर आपके डीमेट में शेयर हुआ, वो बायबैक के लिए बोलेंगे, अप्लाई कर देना कि मैं बायबैक में इंटरेस्टेड हूं, वो आपका शेयर आपसे बायबैक कर लेंगे, आपको 650 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट टैक्स में एग्जेम्प्ट है। बायबैक इज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, लॉ पढ़ा है? बायबैक इज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। जिसके पास 10 शेयर होंगे उसका लेटर से 1 शेयर लिया जाएगा, तो जिसके पास 1 ही होगा उसका तो लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर आप कहां से लाते हो ये बातें? सेबी की वेबसाइट। मैं तो सिर्फ सेबी चेक करता हूं, मेरे को गूगल पसंद नहीं है, मैं गूगल पे या यूट्यूब पे नहीं देखता इन चीजों को, मैं तो सिर्फ सेबी को देखता हूं। सेबी बताता है किस चीज का पब्लिक इशू आ रहा है, किस चीज का मार्केट इशू आ रहा है, किसका बायबैक आ रहा है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। बच्चे, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, मान लो टाटा टेक का आईपीओ आ रहा था तो रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी ने बोला एक काम करो, अभी साल का मिड है, अभी मिड मतलब बताओगे कौन सा टाइम, कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है नवंबर, है ना, अप्रैल से नवंबर। क्या मैं बोल सकता हूं सिर्फ अभी 7 महीने हुए, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। अब सेबी ऐसा बोल सकते हैं कि टाटा टेक का एक काम कर, अभी इस पीरियड का ऑडिट तो नहीं हो सकता ना, ऑडिट तो कॉमन फास्ट पूरा साल का बाद में होता है। एक काम करो, आप इतने पीरियड का हमें सिर्फ क्या करके दे दो, रिव्यू कर दो, अपने ऑडिटर्स को बोलो रिव्यू कर दें, हम देखना चाहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और पब्लिक को भी बताओ। अब टाटा टेक भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, कहती सर मजा आ जाएगा अगर मैं इस पीरियड का रिव्यू करा के अपने प्रोस्पेक्टस में डाल दूंगी, मुझे तो पता मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी चल रही है, और अगर मैं इतने पीरियड का अपना रिव्यू रिपोर्ट डाल दूंगी अपनी रिपोर्ट में तो लोगों को मेरे पे मोटिव, जो ट्रस्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो कई बार कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल सकती है रिव्यू करवाने को। याद रखना, इसमें इन डेप्थ चेक करनी है, चेकिंग इन डेप्थ का मतलब कॉमन फास्ट।
जितने डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो लगाओ, इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी करो, वहां जाके इंस्पेक्शन करके आनी है इंस्पेक्शन करो, कोई कैलकुलेशंस करके देखनी है रिकैलकुलेशंस करो, किसी से कोई चीज ऑब्जर्व करनी है ऑब्जर्व करो, जो प्रोसेस करना है वो करो, लेकिन इधर चेकिंग का लेवल कम रखो। मेरा सवाल, इंस्टीट्यूट आपको जब ऑडिट करने को बोलता है बच्चों, तो आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाते हो, यस और नो? यू अप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑन, इज इट ऑप्शनल टू अप्लाई और इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई? वेरी गुड। लेकिन अगर आपको कभी कोई क्लाइंट बोले मेरे को ऑडिट नहीं करवाना जी, मुझको तो रिव्यू करवाना है, तो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। वहां पे प्लीज ऐसे मत लगा देना, इंस्टीट्यूट ने अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड है मानना कंपलसरी होगा फॉलो करना, बट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की जगह उसका नाम हो गया स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्लियर? इंस्टीट्यूट ने 2 स्टैंडर्ड इशू करे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को लेके, SRE 2400, SRE 2410। आई रिपीट, 2400 और 2410 2 ही SRE हैं अभी तक जो वर्ल्ड वाइड इशू है। आई एम नॉट सेइंग इंस्टीट्यूट ने इशू करे, वर्ल्ड वाइड 2 ही स्टैंडर्ड इशू हुए रिव्यू को लेके आज तक। SRE 2400, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410। दोनों में डिफरेंस इतना सा पिद्दू सा। आप ये बताओ, रिव्यू कंपनी अपने ऑडिटर से करवाएगी या किसी दूसरे सीए को पकड़ेगी? आंसर इज दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यदि कंपनी अपने ही ऑडिटर से रिव्यू करवाती है तो SRE 2410 लगा देना, और अगर कंपनी किसी अदर सीए को पकड़ के उसको कहती है प्लीज भैया आप हमारा रिव्यू कर दो, तो वो अदर सीए क्या लगाएगा? SRE 2400। मान लो मैं कंपनी रिलायंस का ऑडिटर हूं, रिलायंस बोले अश्मीत सर आप ही हमारा ना रिव्यू भी कर दो। अब मैं ऑडिटर हूं, मुझे रिव्यू करने को बोला जा रहा है, मैं क्या लगाऊंगा? 2410। लेकिन सपोज मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं और मुझे नहीं बोला गया, किसी और सीए को बोला गया सीए साहब प्लीज आप कर दो रिलायंस का रिव्यू, तो वो 2410 नहीं लगाएगा, वो 2410। क्या बच्चों मेरी बात समझ आता है? मेरा डाउट? यस बच्चे, मेरा डाउट सब बच्चों से, ये देखो 2400 मैंने आपके सामने बोर्ड पे खोल दिया, SRE 2400 2016 में इशू किया था ये इंस्टीट्यूट ने। दिस इज SRE 2400। ये कब लगाया जाएगा? 2400 है, कौन लगाएगा? ऑडिटर के लिए है या अदर देन ऑडिटर? सीए खुद कर रहा है या कोई और आया ऑडिट करने? कोई और आया। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, देखो अब मैं आपके सामने SRE 2400 के अलावा 2410 भी खोल देता हूं। आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखाऊंगा 2400 और 2410 में। चौबीस सौ में क्या वर्ड आया और 2410 में क्या वर्ड आया? फर्क समझ आया? 2410 है, 2410 में मैंने कौन बोला था कौन रिव्यू करेगा? ऑडिटर करेगा। और 2400 में प्रैक्टिशनर मतलब कोई भी सीए इन प्रैक्टिस आएगा आपका क्या करने? रिव्यू करने। क्या क्लियर? सर डिफरेंस होगा। अब आप बताओ, जो दूसरा सीए आएगा उसको क्लाइंट के बारे में उतना नॉलेज होगा नहीं जितना नॉलेज हमें होगा, तो जो दूसरा सीए आएगा उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लेनी पड़ेगी किसके बारे में? क्लाइंट के बारे में। तो 2400 सिखाएगा। जब हम जाएंगे, हम तो ऑडिटर है, हम ही रिव्यू करने को बोल दिया, हमें तो क्लाइंट के बारे में पहले से बहुत कुछ पता होगा, तो हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, हमारे लिए कंटेंट थोड़ा कम होगा, तो 2400 की जगह 2410 आ गया। मेरा सवाल, ये 2400 देख रहे हैं हम, एक बार 2400, ये देखो पेज नंबर 72, ये देखो, ये पैराग्राफ पढ़ना जो मैंने निशान लगाया, पढ़ पा रहे हो आप? द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन अ रिव्यू आर देन दोज परफॉर्म्ड इन दी as per the standards. Accordingly, we do not express, रिव्यूअर कभी ऑडिट ओपिनियन नहीं देता। ऑडिट ओपिनियन सिर्फ किसको देना अलाउड है? ऑडिटर्स को, जब वो ऑडिट करते हैं। क्या बात क्लियर?
क्या ये वाली पॉइंट लाइन समझ आ गया? रिव्यूअर कभी भी ऑडिट नहीं ओपिनियन देंगे, वो रिव्यू ओपिनियन देंगे। अब रिव्यूअर साहब ने रिव्यू किया और उन्हें कुछ गड़बड़ मिल गई, रिव्यूअर साहब को गड़बड़ मिल गई। जब कुछ गड़बड़ मिलती है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। क्वालिफाइड मतलब अ काइंड ऑफ, यू कैन से फिलहाल के लिए अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव ओपिनियन, अ काइंड ऑफ, ठीक है। रिव्यूअर साहब को गलती क्या मिली? AS2 पढ़ा है अकाउंट्स में? AS2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 कहता है इन्वेंट्री को जब बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखाया जाएगा तो उसको कॉस्ट पे या जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इन दोनों में कंपेयर करना, जो लोअर वैल्यू होगी उस पर दिखाया जाएगा। मान लो किसी चीज की कॉस्ट है 10 रुपया, बट उसकी मार्केट में जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है आज वो 8 रुपए आ रही है, तो उसको किस पे दिखाया जाएगा? 8 रुपए। ठीक है, मेरा डाउट। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इसने अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही दिखा दिया। इसने 10 रुपए पे इन्वेंट्री दिखा दी एक कंपनी ने, उसने एनआरवी और कॉस्ट में कंपैरिजन किया ही नहीं, उसने सीधा क्लोजिंग स्टॉक अपनी कॉस्ट पे वैल्यू कर दी। क्या ये सही हुआ या AS2 का वॉल्यूशन हुआ है? वॉल्यूशन हुआ। तो ऑडिटर साहब इस पे अपना क्या दे रहे हैं? ऑडिटर नहीं, कौन बेटा? रिव्यूअर जी इस पे अपना क्या दे रहे हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरा सवाल, अब एक बात बताओगे, अगर इन्वेंट्री कॉस्ट पे दिखा दी गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नीचे थी बट कॉस्ट ज्यादा थी, 10 रुपए कॉस्ट थी, एनआरवी 8 थी, मैंने कितने पे दिखा दी? क्या मैं बोल सकता हूं मैंने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया? आई रिपीट माय वर्ड्स, इस एग्जांपल में ओवर वैल्यू हो गई। इज इट ओके? अब आप अकाउंट्स को याद करके मुझे समझाओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या नेट प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आया? क्या मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट्स कम हो गए? अगर प्रॉफिट कम हो गए तो गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा वो भी कम जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? तो ये कितना ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर प्रॉफिट्स कम है तो मेरा डाउट, अकाउंट्स में वर्ड पड़ा था रेशियो एनालिसिस, FM में EPS अर्निंग। अच्छा मेरा डाउट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दी गई है। अरे भैया मेरा डाउट, 1 मिनट से मैं गलत हो सकता हूं, 1 मिनट गलत हो सकता हूं। हाँ जी, अगर क्लोजिंग स्टॉक 8 रुपए दिखाई जाती, यहां पे लेटर से 100 रुपया है, ठीक है, खर्चा हमारा 100 रुपया है। अगर यहां कोई चीज 8 रुपए दिखानी थी और हमने कितनी दिखा दी? 10 रुपए, तो इससे क्या होगा? दिखानी 8 रुपए थी, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर दिखाना था ना, लोअर प्राइस क्या था? 8 रुपए, और हमने गलती से क्या दिखा दिया? 10 रुपए, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? मुझे नहीं पता, आप बताओगे। अगर ये चीज, अरे सिंपल लो ना, यहां भी 100 यहां भी 100 है ना, यहां पे 8 होता तो 108 होता, यहां 8 आता है ना, बट अगर यहां पे क्या हो गया? 10, तो यहां पे भी 10 हो गया, ये भी बढ़ गया। यही कह रहे हैं आप? क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने ओवर वैल्यू कर दी तो लेटर से हमारे क्या बढ़ गए? प्रॉफिट्स बढ़ गए। चलो देखो, मेरे को इस पे फोकस नहीं करना कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूं उस पे देखो। प्रॉफिट बढ़ गए तो क्या बढ़ गया? टैक्स पे भी इफेक्ट आ गया, प्रॉफिट पे इफेक्ट आ गया, टैक्स पे इफेक्ट आ गया। व्हाट अबाउट अर्निंग पर शेयर? जो शेयर होल्डर को डिविडेंड जाएगा, इन चीजों पे भी क्या आ गया बताओ? इफेक्ट आ गया। यानी एक आइटम की वजह से कितना ज्यादा उसके न्यूमरस इफेक्ट्स होते। तो मेरा डाउट, ऑडिटर देखो अब इसको कैसे लिखता है अपनी रिपोर्ट में। ये देखो, उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, पहले उसका रीजन बता रहे हैं। बेसिस का मतलब होता है ही इज टेलिंग द रीजन कि मैं क्वालिफाइड क्यों दे रहा हूं। द कंपनीज इन्वेंट्रीज आर कैरिड एट बैलेंस शीट एट ₹X. मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, but has stated them solely at cost. Clear? Which constitutes a departure. Departure मतलब आपने डिपार्ट कर दिया, आपने फॉलो नहीं करा। क्या फॉलो नहीं करा? फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करा। व्हाट इज फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब या तो आपने लॉ फॉलो नहीं करा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करा। क्या बात क्लियर? द कंपनी रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट management stated the inventory at lower of cost and NRV. An amount of XX would have been required to write the inventories down to NRV. मतलब क्या हुआ? अगर 10 की जगह 8 पे दिखाते तो 2 रुपए से क्या होती इन्वेंट्री? रिटर्न डाउन होती, 2 रुपीज नीचे जाती, बट नहीं दिखाई। अकॉर्डिंगली इसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया। इनकम टैक्स और नेट, इन सब चीजों पे भी क्या आ गया दोस्तों बताओ? इफेक्ट आ गया। मेरा सवाल सिर्फ इफेक्ट देखो, बड़ा घटा छोड़ो, अभी इफेक्ट आ गया। तो इसके लिए ऑडिटर ने अपना क्या, सॉरी ऑडिटर बार बार मुंह से निकल रहा है, रिव्यूअर ने अपना क्या दे दिया बताओ? क्वालिफाइड कंक्लूजन। तो मेरा सवाल,
आपको मैंने कोशिश करी ये बताने की कि कई बार ऑडिटर को ऑडिट करने को नहीं बोला जाता, बल्कि क्या करने को बोला जाता है। क्या थोड़ा सा समझ आई बात? कैन वी प्रोसीड? अच्छा, अब एक सवाल और आता है। अगर हमें यह बोला जाए कि देखो भाई अशमीत सिंह, मैंने कहा बोलो जी, एक पीछे जाते हैं वापस, ऑडिट किसका होता है? कल की क्लास में जो लोग बैठे थे, हिस्टोरिकल डेटा का या फ्यूचर डेटा का? और रिव्यू भी किसका होगा? जो डेटा हो चुका है। यानी इन दोनों पे मैं लिख सकता हूं वर्ड, हाँ जी, मेरा सवाल एप्लीकेबल ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? मेरा सवाल, अब ध्यान से सुनना, एक नया गेम समझते हैं, एक नई बात समझना आप। एक कंपनी बुलाती है मुझे, बोलती है अशमीत सिंह, मैंने कहा हाँ जी, बोली 23-24 चल रहा है, मैंने कहा हाँ, बोली आपसे कुछ हेल्प चाहिए, मैंने कहा बोलो क्या हेल्प चाहिए? बोली दरअसल हम 26-27 2026, 27, 28 और 28-20 हमने इन 3 साल की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा क्या बोला आपने, क्या बनाई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 साल की जो अभी हुई नहीं, आपने क्यों बनाई? सवाल सुनना, आपने क्यों बनाई? बोली सर ऐसा है, एक फॉरेन एंटिटी है जो हमारे शेयर होल्ड करना चाहती है, हमें टेक ओवर करना चाहती है। एक फॉरेन एंटिटी है जो हमारे को टेक ओवर करना चाहती है, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए हमारे में इन्वेस्ट करेगी वो। तो वो हमारे को कह रही है कि पास्ट की तो परफॉर्मेंस देख ली मैंने तुम्हारी, पास्ट समझ आता है, पास्ट की तो परफॉर्मेंस, मुझे एक एस्टिमेट दो कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसी होगी। भाई आप किसी बिजनेस को जब टेक ओवर करते हो तो किसको देख के करते हो? पास्ट परफॉर्मेंस को देख के या फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख के? सर दोनों को देखा जाता है, पास्ट को भी देखा जाता है। और अगर मैं मान लो मैं बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी को ले रहा हूं, मेरे को ओनर कह रहे हैं कि जी बर्गर किंग मैं जिस फ्रेंचाइजी को खरीद रहा हूं उसकी ऑन एन एवरेज सेल पिछले कुछ सालों में 10 करोड़ रुपए की एनुअल है। तो मेरा दिमाग क्या कहेगा? पिछले सालों में 10 करोड़ की है तो आगे भी 10 करोड़ की होगी। यस और नो? क्या ऐसा मान लो, या एक बार अगले सालों का पीएनएल बनवा लूं? क्योंकि अगर अगले साल 10-10 करोड़ की सेल होगी तो मेरा डाउट, अगले साल खर्चे भी तो बढ़ेंगे। क्या थोड़ा सा प्रॉफिट अगले सालों में कम हो सकता है? यस और नो? मेरा डाउट, तो मैंने कहा एक एस्टिमेटेड क्या बनवा लेता हूं दोस्तों, बोलो, एस्टिमेटेड पीएनएल बनवा लिया। मैनेजमेंट बोली सर हमारी सेल्स बर्गर किंग में परचेज कर रहा हूं, एक फ्रेंचाइजी परचेज कर रहा हूं बर्गर किंग की। तो बर्गर किंग वाले बोले सर ऑन एन एवरेज हमारी जो सेल है वो हर साल की 10 करोड़ की है जिस फ्रेंचाइजी को मैं ले रहा हूं, और सर 5 से 7% का ग्रोथ होता है हर बार, 5 से 7% का ग्रोथ है। अब मैं फ्यूचर का देखता हूं, ये तो 23-24 की बात है। मैंने कहा यार ये ग्रोथ है इनका, तो 24-25 में भी मान लेते 10 करोड़ की है, 5% ग्रोथ मान लो इसमें, हाँ जी, तो ये 10.5 करोड़ का हो जाएगा सेल्स। यस और नो? मैंने इनसे पूछा एक्सपेंसेस में क्या इंक्रीमेंट है? बोले नहीं सर एक्सपेंसेस में 2 to 3% का ही इंक्रीमेंट होता है। मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो सकती है, ये झूठ भी बोल सकते हैं, है ना? मैंने अपने सीए को बोला, मैंने कहा सीए साहब एक जरा सोचना, इनके एक्सपेंसेस में लेबर का मेन खर्च है। मैंने कहा यार लेबर की कॉस्ट, सीए ने कहा यार इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड देखिए, अगर हम इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व करें तो लेबर कॉस्ट में 8 to 10% का इंक्रीमेंट है हर साल। मैंने कहा व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट? तो मेरे एक्सपर्ट्स ने बोला रॉ मटेरियल कॉस्ट, आलू की टिक्की जो आ रही है या जो बर्गर का बन आ रहा है या जो प्याज आ रहा है उसमें भी 4 से 5% का इंक्रीमेंट है। मैंने कहा व्हाट अबाउट टैक्सेस एंड, बोला टैक्सेस भी मान के चलो कि 1 से 2% ऑन एन एवरेज हर साल बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये तो चलो हो गया। अब देखो एक बात और समझना, मैंने कहा कॉम्पिटिटर्स का भी तो इफेक्ट आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? आज बर्गर किंग को कंपटीशन सिर्फ मैकडॉनल्ड्स दे रहे हैं, यस और नो? कोई नया एमर्जेंट आ गया, कोई नया बंदा आ गया इंडिया में बाहर से, या केएफसी थोड़ा और ग्रो कर जाए, कोई कुछ भी हो सकता है साहब, तो क्या बर्गर किंग की सेल्स डाउन जा सकती? मेरा तो मैंने अपने सीए को बोला मुझे एक एस्टिमेटेड, आई रिपीट माय वर्ड्स, एस्टिमेटेड क्या बना के दो, और बैलेंस शीट बना के दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो 24-25 की, क्लियर, और 25-26 की भी बना दो, और 26-27 की भी बना दो। मैं अपने सीए से बना रहा हूं, जो सीए मेरे यहां जॉब करता है, मेरे सीए ने मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स को पकड़ा और बनवा दी। मेरा डाउट, अब बात को समझना,
ये जो तीन स्टेटमेंट्स मेरे सामने आई, ये 24-25 की आई, 25-26 की आई और 26-27 की आई, ये मेरे सीए ने और किसने बनाई है? सब बच्चे बताओ इनको क्या बोलेंगे? फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से या हिस्टोरिकल है? इसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई रिपीट माय वर्ड्स, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो पास्ट है वो हिस्टोरिकल, जो फ्यूचर है वो प्रोस्पेक्टिव। क्लियर? अब मेरा डाउट, मैंने ये अपने सीए से बनवा ली, क्लियर, एक्सपर्ट्स और सीए ने मिलकर बना ली। मेरा डाउट सब बच्चों से, ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है, क्या ये टोटली अजम्पशन के आधार पे बनती है कि अगर इतना खर्चा बढ़ जाएगा, इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी? ये दीज आर अजम्पशंस। यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके ऊपर आधारित होती है? अजम्पशंस। यार हमारी अजम्पशन ही तो है कि कॉस्ट 2% बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटर्स का 10% इफेक्ट आ जाएगा। आया थोड़ी ना, ये तो हमारी क्या है? अजम्पशंस। क्लियर? अब मेरा सवाल, मुझे इसका भी ऑडिट करवाना है। भाई मैं बड़ा कॉन्शियस लेके चल रहा हूं, मुझे बिजनेस टेक ओवर करना है किसी का, तो मैं किसका ऑडिट करवाना चाहता हूं? कमन फास्ट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। सर सीए ने बनाई है। मैंने कहा सर बेशक सीए ने बनाई हो, मुझे एक एक्सपर्ट और एक और सीए चाहिए जो इसका क्या कर दे? ऑडिट कर दे। अब ध्यान से वर्ड समझना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करवाना है। ऑडिट मतलब क्या करवानी है? चेकिंग। रिमेंबर, प्रोस्पेक्टिव के लिए कभी वर्ड ऑडिट यूज नहीं करना। सर रिव्यू नहीं, दोनों में से कोई वर्ड यूज नहीं करना। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करानी है, आप करा लो चेकिंग, कोई मना नहीं है, लेकिन कमन फास्ट वो ऑडिट नहीं कहलाएगा। आप चेकिंग करवा लो। आपने एक ऑडिटर को बुलाया, बोला ऑडिटर प्लीज मेरी ये तीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर दे? चेक। आपका जो भी प्रैक्टिशनर, जो भी ऑडिटर आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं वो बेसिकली क्या चेक करेगा? मैं सच बताऊं आपको, वो आपकी अजम्पशंस देखेगा। वो देखेगा कि जो अजम्पशंस आपने ली वो मार्केट में रीजनेबल है या अनरीजनेबल। उसका मेन फोकस आपकी किसको चेक करने का होगा? अजम्पशन। क्योंकि मैं, अगर आपने लिखा सेल्स अगले साल 10 करोड़ 10.5 करोड़ की होगी, तो वो सेल्स के बिल्स थोड़ी ना देख सकता है, क्योंकि ये सेल्स तो अभी हुई नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये पिछले सालों की सेल्स होती तो सेल इनवॉइसेस पड़े होते, वर्ड समझ आते हैं? सेल इनवॉइसेस, सेल के बिल्स पड़े होते, यस और नो? बट ये तो फ्यूचर की सेल्स है, अभी तो ये हुई ही नहीं है, तो इसके तो कोई बिल्स वगैरह होंगे ही नहीं। चेकिंग क्या करेंगे? मेरा इस केस में हम पता क्या करेंगे? सिर्फ हम पास्ट ईयर की सेल्स देखेंगे। अगर पास्ट ईयर का ट्रेंड 10 करोड़ का है और मैनेजमेंट की ग्रोथ रेट 5% है, तो हम अजम्पशंस को मान लेंगे कि ठीक है भाई 5% की ग्रोथ तो दिख रही है इनके ट्रेंड में, कितनी तो इनकी ये अजम्पशन हमें क्या लग रही है बच्चों? बोलो, रीजनेबल। ठीक है। सेकेंड, इन्होंने अजम्पशन ली थी कि इनकी जो कॉस्ट है वो भी 2 to 3% बढ़ेगी, लेकिन हमने जो एज एन ऑडिटर जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि जो लेबर रेट है वही ऑन एन एवरेज 8 to 10% बढ़ता है। तो इनकी अजम्पशन थी 2 से 3%। मेरे को मार्केट ने बताया ये अजम्पशन इनकी रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। क्या बात क्लियर? इन्होंने कहा था रॉ मटेरियल का जो रेट है वो 1 से 2% बढ़ता है, मेरा डाउट। लेकिन मैंने जब पता किया तो नहीं, ऐसा नहीं था। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 से या 2 से 3% बढ़ती है। यानी यहां ऑडिटर बेसिकली क्या चेक कर रहा है? कमन फास्ट अजम्पशंस। ऐसे केसेस में अजम्पशंस कैसे चेक करना है, उसके लिए बने हैं SAE। SAE फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो अभी पढ़ा था स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, है ना? अब रिव्यू वर्ड हटा दो और वर्ड क्या लगा दो? अश्योरेंस एंगेजमेंट। जब क्लाइंट का ऑडिट नहीं करना, रिव्यू नहीं करना, लेकिन उसको फिर भी एश्योरेंस चाहिए। देखो ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिट में क्या देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में भी देते हो क्या? एश्योरेंस, बट वो एश्योरेंस का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और यहां पे अगर आपको फ्यूचर चेक करने को बोला जा रहा है, क्लाइंट कह रहा है जी एश्योरेंस दे दो, तो मेरा डाउट, कभी भी रीजनेबल मत दे देना। रीजनेबल कैसे दे सकते हो? तुमने तो सिर्फ क्या चेक करी है? अजम्पशन। यहां पे रीजनेबल भी नहीं होंगी, लिमिटेड भी नहीं होगा। यहां पे वर्ड यूज होगा मॉडरेट एश्योरेंस। विल यूज अ वर्ड मॉडरेट, मतलब बिल्कुल ही कम एश्योरेंस। हम बिल्कुल ठीक ठाक एश्योरेंस दे पाएंगे, ज्यादा एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। एश्योरेंस देंगे, व्हाट इज एश्योरेंस? विल गिव यू द गारंटी कि आपकी अजम्पशन सही है या नहीं है, बट एश्योरेंस का लेवल बहुत कम होगा।
अश्योरेंस का लेवल तब ज्यादा होता है बेटा जब किसी चीज को हम डिटेल में चेक करें। यहां पे तो हम सिर्फ अजम्पशंस को चेक कर रहे हैं, यहां अश्योरेंस का लेवल ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर? तो मेरा डाउट, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने SRE क्या बनाए हैं बच्चे बोलो? SAE। मेरा डाउट SAE, देखते हैं SAE कौन कौन सा बनाया। 1 2 3 4, हाँ देखना जरा। ये देखो, ये क्या है बच्चों, जरा पढ़ना बोर्ड पे। SAE 3400 कॉमन फर्स्ट। SAE फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। आपको याद है SRE कितने आए थे अभी तक? 2410 और ये कितने आए? ये शायद 3 आए हैं, एक 3400 आया है, एक 3402 आया है, एक 3410। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, ये 3 है शायद अब तक आए हैं जो। ये 3400 है, ये 3402 लग रहा है, ये 3402 है, और ये 3410 है क्या? ये 3420, 10 नहीं है 3420। तो मेरा डाउट, अरे सर यहां देख लेते हैं ना, ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी। एक मिनट जरा रुकना। ये लो, रिसोर्स साइज वेबसाइट पे जाओ, रिसोर्सेस पे क्लिक करो, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, कंप्लीट टेक्स्ट। ये देखो 3 आए हैं बेटा, मैं आई वाज राइट, 3 ही आए हैं। नंबरिंग है 3400, 3402 और 3420। मेरा डाउट, सर नंबरिंग में इतना गैप क्यों? 3400, 3402 और 3402 के बाद सीधा 3420। मेरा डाउट, सिंपल रीजन वाज बीच में बेस कुछ अगर इनसे मिलते जुलते स्टैंडर्ड्स आए तो नंबरिंग बीच की यूज की जाएगी, जानबूझ के खाली रखी गई। मेरा डाउट, अब जरा 3400 पढ़ना, हेडिंग के एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ये पढ़ो, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पढ़ना जरा। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस बेस्ड ऑन about events that may occur and possible actions by the entity। अब अगर कभी प्रोस्पेक्टिव का रिव्यू करना हो, प्रोस्पेक्टिव को चेक करना हो, तो विल यूज अ वर्ड, हम उसके लिए स्टैंडर्ड नंबर 3400 लगाएंगे, जिसे बोलेंगे SAE 3400। मेरा डाउट, ये देखो बच्चे, किस चीज का है ये? ये देखो बेटा, ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट पढ़ना जरा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना। वी हैव कैरिड आउट आवर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज टेस्ट बेसिस, सैंपलिंग बेसिस। हमने सिर्फ सैंपलिंग कराए, बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस सपोर्टिंग द, हमने सिर्फ किस चीज को चेक किया दोस्तों बोलो? उसके लिए हमने क्या इकट्ठे करे? हमने अपने सबूतों से चेक करिए कि आपके assumption सही हैं या। nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for projection, मतलब estimation। आपकी estimation हमें ठीक लग रही है, आपकी assumptions हमें ठीक लग रही है। मेरा सवाल, कोई बच्चा बताएगा? यहां पे ऑडिटर ने सिर्फ ये बोला हमें लग रहा है assumptions बिल्कुल ठीक है, क्या उसने रीजनेबल अश्योरेंस दिया? अश्योर तो उसने किया है ना कि हमारे हिसाब से assumptions है, बट दिस इज नॉट रीजनेबल अश्योरेंस। इसको क्या बोलेंगे? मॉडरेट अश्योरेंस। यस, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मॉडरेट अश्योरेंस। जब भी कभी इस तरह से काम करना हो तो हम SAE 3400 का यूज करते। सर देखो और भी 2 SAE हैं, SAE एक 3402 है और एक 3420 है, 2 और है, 3400 और 3420। मेरा डाउट देखना, समझना जरा, 3420 सुनो पहले,
व्हाट इज 3420 क्या है क्लास? सपोज करो आज टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, टाटा टेक अपना प्रोस्पेक्टस लाएगी, प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा उसने लोगों को, आज तो नहीं किया होगा, पहले किया होगा, क्लियर? उसने अब उसके अंदर 23-24 के पूरे अकाउंट्स दिखा दिए होंगे या एक्सट्रैक्ट ही दिखाया होगा? एक्सट्रैक्ट 23-24 का एक्सट्रैक्ट ही दिखाया होगा, यस और नो? मेरा सवाल पक्का? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब 23-24 में उन्होंने लिख दिया हमारा सेल्स, अभी देखो हमारा अप्रैल से जो नवंबर तक का सेल है, सेल ऑफ सर्विसेज, या मान लो टाटा टेक गुड्स बेचती है, एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स बेचती है, उसने लिखा हमारा अभी तक का सेल 100 CR का है, अभी तक का सेल्स 100 CR का अभी तक है। अब देखो अभी साल चल रहा है, सेल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो अभी तक, अभी ये लिख सकते हैं सेल कितना होगा? अभी तो ये लिख दिया कि सेल अभी तक का कितना है, 1000 CR का है। अब साथ में ना एक कॉलम और बना दिया, एक कॉलम प्रोस्पेक्टस में और बना दिया कि अगले जो महीने अभी बचे हैं दिसंबर से मार्च, ठीक है, अभी 3-4 महीने बचे हैं, वी एक्सपेक्ट कि ये सेल्स 700 करोड़ की और होगी, क्लियर? लेकिन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि 200-250 करोड़ के सेल्स रिटर्न होंगे। क्या बात समझ आया? सेल्स अभी और होगी बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट सेल्स रिटर्न होंगे। तो हमारा कहना यह है कि हमारी सेल्स कहां तक जा सकती है? 1500। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना, ये आइटम्स इसमें एडजस्ट हो चुके हैं या अभी सेल्स में अनएडजस्टेड है? इसे अभी क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते? अभी ये हुआ नहीं। क्या बात समझ आया? मेरा सवाल, व्हाट इज अनएडजस्टेड आइटम्स? जो आइटम्स अभी फ्यूचर में होने हैं, कंपनी ने पहले ही लिख दिए कि इतना तो हमारे को उम्मीद है कि होगा। मेरा सवाल, ये बन जाते हैं अनएडजस्टेड आइटम। जब भी कोई कंपनी आधे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है अपने प्रोस्पेक्टस में, तो 99.9% वो अनएडजस्टेड इवेंट्स भी, आइटम भी दिखाती है कि लोगों इसको देख के मत अट्रैक्ट होना, इसको देख लो, 1000 को मत देखो, 1500 को देखो। क्या मेरी बात समझ आया? मेरा डाउट, हमारी नेटवर्थ एज ऑन दिस डेट, हमारी नेटवर्थ 1700 करोड़ की है, क्लियर? हमारी फिलहाल नेटवर्थ 1700 करोड़ की है, ओके? बट अभी आप लोगों को शेयर इशू करने के बाद हमारा इक्विटी कैपिटल 500 करोड़ से और बढ़ेगा, तो ये नेटवर्थ कहां तक जा सकती है? 2200 करोड़। दीज आर अनएडजस्टेड आइटम्स, क्लियर? मेरा डाउट, अब कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में छाप दिए अनएडजस्टेड आइटम्स, क्लियर? अब सवाल आता है, जब अनएडजस्टेड आइटम्स प्रोस्पेक्टस में छापे जाएंगे तो लोग इस पे, मेरे जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे। रीजन, अरे पब्लिक को पागल बनाने के लिए ओवरस्टेटेड फिगर्स दी जा रही है, पब्लिक को पागल बनाने के लिए ओवरस्टेटेड फिगर्स दी जा रही है। ज्यादा था ना मेरे जैसे लोग क्या बोलेंगे? ज्यादा सच्ची है ना कंपनी, इसका भी एक बार किसी सीए को बोल के चेक करा दे, वो अपनी एश्योरेंस दे दे कि ये अनएडजस्टेड आइटम्स उसको बिल्कुल सही लग रही। अगर कोई सीए अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट दे देता तो शायद हम इसके ऊपर विश्वास कर लेते। तो कंपनी बोली, अरे अश्मीत नाम के इन्वेस्टर्स तुम दुखी मत हो, हम एक सीए को बुलाते हैं, सीए साहब प्लीज आइए। सीए बोला क्या करना है? सीए साहब अभी साल चल रहा है, ऑडिट तो अभी करना नहीं है, आप क्या कर दो, अनएडजस्टेड आइटम्स के ऊपर हमें क्या दे दो? एश्योरेंस। अब सब बच्चे ऑब्जर्व करना, अनएडजस्टेड आइटम्स के ऊपर क्या मांगी जा रही है? एश्योरेंस। क्या मैं बोल सकता हूं ये सेल्स अगेन एक एस्टिमेटेड सेल है जो अजम्पशन पे बेस्ड है? दीज आर अगेन व्हाट? assumptions. एग्री? अब सीए अगेन क्या चेक करने आ रहा है दोस्तों बताओ? assumptions चेक करने आ रहे हैं, तो अगेन वो क्या लगाएगा बोलो? SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बनाया 3420। जब सीए इस अनएडजस्टेड आइटम्स को चेक करने आएगा तो विल यूज अ वर्ड सीए SAE 3420 लगाए। मेरा नोट, तो इसका मतलब जो SAE की सीरीज है ये आपको देखने को बोलती है आपको सिर्फ क्या देने, जब क्लाइंट को एश्योरेंस देना।
मेरे को क्लाइंट को अश्योरेंस देना है कि तेरा सही है ये सिस्टम तेरा सही नहीं। मैंने आपको दो पढ़ाए, 3400 बोला और 3420 बोला। 3420 कब, जब हमें क्या चेक करने हो, अनएडजस्टेड आइटम, और 3400 कब, जब हमें क्या चेक करनी हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसे केसेस में ऑडिटर्स एसएई लगाते हैं। एसएई 3420 का फुल फॉर्म पढ़ना, दीज आर द एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दी प्रोस्पेक्टस। कंपनी का प्रोस्पेक्टस सारा उसमें प्रोफोमा इंफॉर्मेशन है। प्रोफोमा मतलब अनएडजस्टेड आइटम से हमें वो चेक करने। ऑडिट बिल्कुल नहीं करना है, इंस्टीट्यूट ने मना किया है। क्या देनी है, अश्योरेंस रिपोर्ट। कौन सा ऐसे ही लगाना है, 3420। तो मेरा डाउट, अब मैं आपसे 1 मिनट के लिए हॉल्ट लेने को कहता हूं और आपसे हेल्प मांगता हूं। मैंने आपको बोला था सीए ऑडिट कर सकता है, सीए रिव्यू कर सकता है, क्या कोई अदर अश्योरेंस भी वो दे सकता है? मैंने वर्ड अदर क्यों लगाया, क्या ये भी एश्योरेंस ही होती है? ऑडिट में भी तो क्या होती है, एश्योरेंस। रिव्यू में भी क्या होती है, बट उसके अलावा अदर एश्योरेंस भी दी जा सकती है। जहां पे हम क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, बोलो कॉमन फास्ट, ऐसे ही। बेसिकली ऐसी जगहों पे हम अजम्पशंस को चेक करते, हम देख के बताते हैं कि अजम्पशंस रीजनेबल हैं या रीजनेबल नहीं। क्लियर? मेरा डॉट इंस्टीट्यूट ने इसके लिए 3 इशू करे हैं, 3400, 3402 और 3420। मैंने आपको 2 तो समझा दिए थोड़े थोड़े। तो अश्योरेंस के लिए बस 3 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ जी, गुड डाउट। आंसर देगा कोई बच्चा इसको? अजम्पशन किस बेसिस पे चेक होती है? पास्ट ईयर का ट्रेंड। पास्ट ईयर का ट्रेंड, अगर पिछले सालों में कंपनी की 700 करोड़ की सेल होती है 4 महीने में, तो इस साल भी होगी। स्टैंडर्ड यही तो सिखाएंगे कि अजम्पशन चेक कैसे करते हैं। क्लियर? तो अश्योरेंस के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। बहुत अच्छी एश्योरेंस चाहिए तो ऑडिट करवा लो, थोड़ी कम चाहिए तो रिव्यू करवा लो। और अगर तुम हिस्टोरिकल का ही कर पाएंगे हम ऐसा, प्रोस्पेक्टिव लेके आओगे, अजम्पटिव फिगर्स लेके आओगे, तो डोंट थिंक कि हम ऑडिट या रिव्यू करेंगे। हम सिर्फ आपको मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस दे देंगे ऐसे ही लगा के। क्लियर? मेरा डाउट, अब अश्योरेंस खत्म, अब अश्योरेंस नहीं देनी क्लाइंट को। क्लाइंट अश्योरेंस नहीं मांग रहा। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्लाइंट बोल रहा है बहुत दे दीजिए एश्योरेंस, करा लिया ऑडिट, करा लिया रिव्यू, हमें नहीं कराना। हमने कहा तू क्या चाहता है? कहते हैं हमें आपसे कुछ और सर्विस चाहिए। हमने कहा आपको क्या सर्विस चाहिए? क्लाइंट बोला इन्वेंट्री चेक करनी है। अब जब देखो, जब वो बोलता है ना चेक करनी है, मेरा दिमाग में ऑडिट घूम रहा है। चेक करना है मतलब, कहते हैं सुनो ऑडिटर। मैंने कहा बोलो। कहते सुनो, हमारी इन्वेंट्री चेक करो पिछले 5 साल की। मैंने कहा पिछले 5 साल की इन्वेंट्री चेक करना? बोला हाँ, हमें बैंक से लोन चाहिए इन्वेंट्री के ऊपर, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना है इन्वेंट्री पे, लोन चाहिए, तो आप हमारी पिछले 5 साल की क्या चेक कर दो। हमें आपसे कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट एनी ओपिनियन, डोंट गिव एनी ओपिनियन। हमें सिर्फ फैक्ट्स बताओ, हमें आपके अपने फैक्ट्स पे रिपोर्टिंग करो। मैंने कहा ओके ठीक है, आपने बोला तो मैं आपको ओपिनियन नहीं देता, सिर्फ फैक्ट्स बताता हूं। अब जरा देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट्स। ध्यान से सुनना। मैंने पिछले 5 साल की स्टॉक चेक करी एंड आई एम गिविंग माई रिपोर्ट। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ चेकिंग इन्वेंट्री ऑफ 5 years, आई गिव दिस ओपिनियन। तो लिखना ही नहीं, दीज आर माई फाइंडिंग्स। हाँ जी, स्टॉक in the year 1920 is overvalued by 18 crore. Stock of 2021 contains omissions worth rupees 28 crore. Stock of 21-22, Haji, has errors of duplications. What is duplications? Of 8 crores. सब बच्चे बताना, मैं सिर्फ क्या कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं कंपनी को, मैं कोई ओपिनियन तो नहीं दे रहा कि आपकी सेल्स गलत है या सेल्स सही है।
आई एम नॉट गिविंग एनी ओपिनियन, मैं तो सिर्फ क्या दे रहा हूं, ये है जी आपकी कंपनी में। जब आपसे सिर्फ फैक्ट्स मांगे जाएं, आपको ये बोला जाए कि ऑडिट नहीं करना, सिर्फ आप फैक्चुअल फाइंडिंग ढूंढ दो। एग्जाम्पल, कंपनी बोल रही है हमारे डेटर्स हैं, मैंने कहा ओके, कंपनी के लिए सिर्फ ये कैलकुलेशन चेक कर दो, हमारी कैलकुलेशन सही है, हमें आपसे कोई ओपिनियन, सिर्फ फैक्ट्स बता दो, हमारी जो फैक्ट आपकी चेकिंग के बेसिस पे आप क्या फैक्ट्स बताते हो हमारे, ठीक है सब कुछ या नहीं। मैंने कहा कंपनी आप मुझसे ओपिनियन मांग रहे हो, कंपनी कहती सर हम आपसे देखो ओपिनियन क्या होता है, आपको बोला जाता है बताओ यस या नो ओपिनियन, आर यू फिगर्स ओके और नॉट ओके, हम नहीं कह रहे आपको ओपिनियन दो, हमारे पिछले 5 साल के डेटा के आधार पे कुछ चीजें रिपोर्ट कर दो, हमारी पिछले सालों में कोई एरर तो नहीं हुआ ये बता दो, हमारे टैक्सेस सही है सारे, टैक्सेस सही से पे हुए सारे, मैंने लिख दिया टैक्सेस पेड आर इनकरेक्ट, क्लियर, कैसे इनकरेक्ट, मैंने रीजंस बता दी। आपको फैक्ट्स फाइंड करके देने हैं कंपनी को, ये कहां पे कंपनी ने क्या सही किया और क्या गलत किया। अच्छा, इन पे कौन से प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, सवाल उठता है, इनको चेकिंग करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये प्रोसीजर ऑडिट जैसे ही होंगे, रिव्यू जैसे ही होंगे, ये बात क्लाइंट से डिस्कस कर लेना, क्योंकि देखो जब हम ऑडिट जैसे प्रोसीजर लगाएंगे तो वील बी इन अ पोजीशन टू गिव एन ओपिनियन, क्या बात सही है। तो मेरा क्लाइंट से बैठ के बात कर लो, क्लाइंट देख लॉ तो इस पे कुछ नहीं कहता या इंस्टीट्यूट नहीं कुछ कहता, आप बताओ कि आपको कैसे प्रोसीजर इन्वेंट्री पे लगवाने हैं, क्या आप चाहते हो मैं आपकी इन्वेंट्री चेक करने गोडाउन में आऊं या सिर्फ आपके रजिस्टर में चेक करके आपको बता दूं, बात समझ आया। आप बताओ, इन्वेंट्री तो रजिस्टर से भी चेक हो सकती है और उसके लिए गोडाउन में भी आया जा सकता है, और इन्वेंट्री को चेक करने का तीसरा तरीका होता है थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, आपके सप्लायर से पूछना कि उन्होंने आपको कितने की इन्वेंट्री सप्लाई करी। एक और चौथा तरीका होता है पास्ट ईयर के ऑडिटर से बात करना, इन्वेंट्रीज के ऊपर, आपकी इन्वेंट्रीज के ऊपर उन ऑडिटर से बात करना जिन्होंने उस समय आपका ऑडिट किया था। एंटिटी आप बताओ कि मैं क्या करूं, आप ही बता दो। एंटिटी बोली सर 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 इतना कुछ नहीं करना, आप सिर्फ रजिस्टर में चेक करके बता दो, ओके, या चलो आप गोडाउन में आ जाना, रजिस्टर एंड गोडाउन, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्लियर। तो मेरा ऐसे केसेस में इंस्टीट्यूट ने बनाए SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। यहां पे देखो अश्योरेंस वर्ड यूज नहीं हुआ, ऐसे के बाद आपने SAE पढ़ा, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, उससे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, उन सब में अश्योरेंस थी, बट यहां पे कोई भी अश्योरेंस नहीं। जब भी आपको बुलाया जा रहा है कि कोई आइटम चेक कर दो और हमें फैक्ट्स पे रिपोर्ट दे दो, हमें आपसे कोई ओपिनियन उसके ऊपर नहीं चाहिए, तो हम इस पे लगाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS, ये देखो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। इसके लिए स्टैंडर्ड नंबर 4400 बना, 2 ही बने हैं आज तक, 4400 एंड 4410। 4400 कब लगाना है, हेडिंग पढ़ना, एग्रीमेंट एंगेजमेंट टू परफॉर्म agreed upon procedure. What do you mean by the word agreed upon procedures? वो प्रोसीजर जो हमने और क्लाइंट ने मिलकर तय करे कि बस यही प्रोसीजर लगाएंगे, म्यूचुअली डिसाइडेड है, रिगार्डिंग कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डेटर इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात क्लियर। तो ऐसे केसेस में 4410 बना, सॉरी 4410 मेरे मुंह से निकल गया, 4400 हमने यहां पे 4400 लगाया। देखो ये एक रिपोर्ट एंगेजमेंट लेटर है, अच्छा ये तो देखो मेरा नोट, ये देखो रिपोर्ट आई है, फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन कनेक्शन विद अकाउंट रिसीवेबल, क्या मैं बोल सकता हूं डेटर्स के ऊपर फैक्चुअल फाइंडिंग हुई है, मेरा नोट। ये देखो ऑडिटर की रिपोर्ट यहां से पढ़ो क्लास, वी रिपोर्ट आर फाइंडिंग्स बिलो, वी रिपोर्ट आर फाइंडिंग्स, कहीं नहीं लिखा वी फॉर्म एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू आइटम 1 को ऊपर आइटम 1 होगा, वी फाउंड एडिशन टू बी एंड टोटल अमाउंट टू बी इन एग्रीमेंट, मतलब टोटलिंग ठीक है आइटम 1 की, विद रिस्पेक्ट टू आइटम 2 वी फाउंड दैट अमाउंट्स कंपेयर टू बी इन आइटम 2 भी ठीक है। व्हाट अबाउट आइटम 3, वी फाउंड देयर वर सप्लायर स्टेटमेंट फॉर ऑल सच कस्टमर, मतलब वो भी बिल्कुल ठीक है। आइटम 4 में आफत आ गई, with respect to item 4 we found that amounts agreed or with regard to amounts which do not
We found that company had prepared reconciliation and debit notes, invoices and outstanding checks were appropriately listed. मतलब कुछ गड़बड़ थी कंपनी में, बट कंपनी ने reconciliation statements, BRS पढ़ा होगा आपने, कंपनी ने reconciliation statement बना के उन गड़बड़ों को क्या कर रखा है, ठीक कर रखा है. आप सिर्फ ऑब्जर्व करना, मुझे बताना क्या ऑडिटर एक एक आइटम पे अपना ओपिनियन दे रहा है या फैक्ट्स बता रहा है कि सही है या सही नहीं, गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं. क्लियर? तो ये कब लगाते हैं? जब क्लाइंट हमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए बुला रहे. कौन सा SRS? 4400. क्लियर? अच्छा, क्लाइंट बोला 1 मिनट. मैंने कहा हाँ जी बोलो. कहते सर एक आपकी और हेल्प चाहिए. मैंने कहा बोलो क्या हेल्प चाहिए. बोली सर आपको तो पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मैनेजमेंट के पास अपने सीए होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं P&L बैलेंस शीट बनाने में? क्या मैनेजमेंट किसी आउटसाइडर सीए की भी हेल्प ले सकती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में? कंपनी ने मुझे हायर किया, बोली सर अकाउंट्स बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपकी इंडेस बहुत स्ट्रांग है, मुझे प्लीज हेल्प कर दो. मुझे इंडेस में मेरे सीए को उतनी अच्छी नॉलेज, मैं ऑडिटर नहीं हूं, मैं एक मार्केट का सीए हूं. मुझे हायर किया जा रहा है सिर्फ इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करने में इनकी हेल्प करना. क्लियर? मैं आ गया, मैंने इनकी क्या करनी है, कमन फास्ट हेल्प करनी. जब आपको अकाउंट्स बनाने में कंपनी आपकी हेल्प मांग रही है तो SRS ही लगाना है. 2400 4400 नहीं, 4410. 4400 और 4410 में क्या फर्क हो गया? जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहा जा रहा है तो 4400 लगा लो. जब अकाउंट्स बनाने में कंपनी आपकी हेल्प मांग रही है तो 4410 लगा लो. ये दो तरह के स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है. ये वाला पढ़ना SRS 4410. दीज आर कंपाइलेशन एंगेजमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट? पढ़ना जरा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना. दिस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस डील्स विद व्हाट इज प्रैक्टिशनर. कम ऑन फास्ट. कोई भी सीए when engaged to assist मैनेजमेंट को हेल्प करना है विद द कॉमन फास्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ. क्या बात समझ आया? मैनेजमेंट को हेल्प करना है उसकी अकाउंटिंग. तो मेरा डाउट, बच्चे इनका नाम ऐसा क्यों रखा, कोई बच्चा समझाएगा? रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. जल्दी से. ये अश्योरेंस के अलावा कुछ और सर्विसेज भी जो हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं. क्या बात क्लियर? आवाज ही नहीं आई. तो 4400 के SRS भी कितने आए हैं? 4400 और 4410. 2 SRS आए. क्लियर? अब जरा सम अप कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसको भी. ये क्या था बच्चे? ये यहां पे लिख देते हैं इसको भी. अब मजे की बात, यहां आया SRS. हाँ भाई, स्टैंडर्ड्स ऑन कॉमन फास्ट रिलेटेड सर्विस. कितने स्टैंडर्ड? देखो एक मजे की बात, देखो इनमें कोई तालमेल नहीं है. 4400 कब लगाना है? जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं. और 4410 कब लगाना है? जब कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर. क्लियर? तो मेरा डाउट, अब देखो ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और कोई एश्योरेंस देनी है तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट. लेकिन एश्योरेंस नहीं देनी और कोई सर्विस देनी है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस. यानी एक सीए कितना कुछ कर सकता है कंपनीज के अंदर जाके. बट इन चारों को कर रहे हो ना, तो मेक श्योर इन चारों को कर रहे हो तो बस एक बात का श्योर करना, हाँ जी, क्वालिटी एश्योर करनी. आई रिपीट माय वर्ड्स, क्वालिटी एश्योर करनी है. उसके लिए बना स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. आप कुछ भी करो बेटा, देखो बड़े फॉर्म्स जो होते हैं ना, आप कभी PwC में आर्टिकलशिप करने जाओगे तो आपको ये बातें बहुत प्रैक्टिकली समझ आएंगी वहां पे जाके. स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल डजंट सेज ऑडिट करो, रिव्यू करो. वो कुछ नहीं बोलेंगे ऑडिट रिव्यू के बारे में. वो सिर्फ ये बोलेंगे जब तू ऑडिट करेगा, रिव्यू करेगा, अश्योरेंस देगा या कोई अदर रिलेटेड सर्विस देगा तो मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू गिव क्वालिटी. क्वालिटी कैसे देते हैं? तेरे पास अच्छी टीम होनी चाहिए. आई रिपीट, तेरे पार्टनर्स, प्रैक्टिशनर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए क्लाइंट से. टीम अच्छी होनी चाहिए. रेगुलर बेसिस पे जाके चेकिंग करो. आर्टिकल्स का काम उनके बॉस रेगुलर बेसिस पे जाके चेक करें. क्वालिटी मेंटेन करना. मान लो हम अपने आर्टिकल्स को कहते हैं चलो रिव्यू करने चलते हैं, हमारे आर्टिकल रिव्यू कर रहे हैं. आर्टिकल रिव्यू कैसे करेंगे? ये
कौन सा ऐसे भाई बताना जरा, रिव्यू करेंगे। SRE सिखाएगा, आर्टिकल SRE परफॉर्म करेंगे। और मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, ध्यान से समझना, मैंने आर्टिकल को पूरा SRE सिखा दिया, जाओ रिव्यू करो। अब मैं रिव्यू करूंगा नहीं, मेरा रिव्यू तो कौन कर रहे हैं मेरे, मैं क्या करूंगा समझना जरा, मैं SQC लगा के क्वालिटी मेंटेन करूंगा, मैं इनको चेक करने जाऊंगा, इनका काम देखने जाऊंगा कि ये काम ठीक से कर रहे हैं या। जब मैं इनका काम चेक करने जा रहा हूं तो आप बोलोगे सर आप SQC लगा रहे हो। SQC इज बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक ही SQC बना आज तक, SQC1 एक ही बना। मेरा डाउट, जब कब लगेगा बेटा, ऑडिट पे लगेगा, रिव्यू पे लगेगा, रिलेटेड पे लगेगा, कब लगेगा? हेडिंग पढ़ो, SQC1, हाँ जी SQC1। ये देखो, द पर्पस ऑफ दिस, कमन फास्ट, द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज टू एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग, फर्म कौन हुआ जो ऑडिट करेगा, फॉर टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एक क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाना है। कमन फास्ट किसके लिए, रिव्यू के लिए या फॉर अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस? क्या चारों की बात कर दी इसमें इसने? इन सब में क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये वर्ड देखना, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए पॉलिसीज बनाएगा, जो मैंने अभी बोली थी। एग्जांपल, फर्म कहता है हर चीज का डिपार्टमेंट अलग होगा, ऑडिट डिपार्टमेंट अलग होगा, रिव्यू डिपार्टमेंट अलग होगा। जो लोग ऑडिट करने जाएंगे उनको पहले ब्रीफिंग दी जाएगी, सारा सिखाया जाएगा, उसके बाद उनका काम इंस्पेक्शन करने के लिए सीनियर ऑडिटर्स जाएंगे। दिस बिकम्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, SQC1। बेटा अब भाई साहब मेरे को जरा सम अप कर दो, मैं तो बोर हो गया, मैं तो बोर हो गया। आप लोग को इंटरेस्ट आया हो, मैं तो बोर हो जाता हूँ, ज्यादा देर ना मैं पढ़ नहीं सकता। क्या मेरी और आपकी बिरादरी सेम है? मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ सकता। देखो कितनी सेम है ना बिरादरी, ज्यादा देर नहीं पढ़ सकता। कई लोग कहते हैं सर फिर आपको टीचर किसने बना दिया? नहीं, टीचर तो मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ता। मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक करूंगा। और आपका ब्रेक क्या होता है? गाने। आपका ब्रेक होता है गाने सुनना, बातें करना, वीडियोस देखना। मेरा ब्रेक होगा शेयर मार्केट। 10 बज गए हैं, टाटा टेक का IPO खुल गए, देखो मेरे कान खड़े हो गए वहां पे। मेरा अभी फटाफट क्लास खत्म जब मैं करूंगा तो मैंने तो बस IPO लेना। भगवान ने चाहा तो बताऊंगा कितने का प्रॉफिट हुआ। 5 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, जब जिस दिन ये टाटा टेक का शेयर लिस्ट होगा, 5 दिसंबर को बैच चल रहा होगा। आई टेल यू, भगवान से दुआ बस ये करना मुझे अलॉटमेंट हो जाए। अकाउंट्स पढ़ा है ना बेटा? हाँ जी, अलॉटमेंट हो जाए। सर प्रोराटा बेसिस पे तो अलॉटमेंट हो सकती है ना? आई रिपीट माय वर्ड्स, प्रोराटा बेसिस पे तो अलॉटमेंट। तो फिर सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो भगवान ने चाहा तो अलॉटमेंट होगा? अबे लॉ नहीं पढ़ा क्या यार? देखो मैं अकाउंट्स और लॉ की बातें करता हूं क्लास में, प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अबे लॉ नहीं पढ़ा क्या? अरे अलॉटमेंट तो उन्हें होगी ना जिनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। कमन फास्ट, बुक बिल्डिंग इशू है, बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है? बिड लगा रहे हैं लोग। अब 475 से 500 रुपए प्राइस बैंड है। आपने बिड लगाई कि मैं 100 शेयर लेना चाहता हूं 475 पे, ठीक है? उनका फाइनल प्राइस तय हुआ 498। क्या आपकी बिड नीचे है? बताओ, क्या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? जब एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होगी तो प्रोराटा कैसे हो सकता है? हाँ, कौन दोबारा पूछना, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? हाँ, नहीं शेयर बेसिस पे देंगे, शेयर बेसिस पे देंगे। मेरा डाउट, आपको कितना शेयर मिलेगा? पहले जरा प्रोराटा अलॉटमेंट आपको होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट पे हो सकता है आपको 30 से कम क्वांटिटी मिले, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, डरना मत। क्लियर मेरा सवाल? हाँ जी। तो कोई श्योरिटी नहीं है ना कि अलॉटमेंट होता है। पता है, अकाउंट्स पढ़ा, लॉ पढ़ा, अब लगता है कि हाँ यार इनको पढ़ने का कुछ फायदा हुआ, प्रैक्टिकली चीजें समझ आती है। ओके, लेट्स रैप इट अप। आज की क्लास खत्म है, चैप्टर खत्म हो गया। यही तो बचा था चैप्टर, क्लास नहीं खत्म हो रही, उठ के मत जाओ बेवकूफ। हाँ, मेरा डाउट यही तो चैप्टर बचा हुआ था। ऑफ कोर्स दिस वाज अ पार्ट ऑफ चैप्टर।
मैं 1 घंटे से क्या भजन पढ़ रहा था यहाँ पे। मैंने चैप्टर को नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ा है, मैंने दूसरे तरीके से कवर कर दिया चैप्टर। मैंने बुकिश तरीके से नहीं करा, मैंने कुछ सिखाया, चैप्टर खत्म हो गया। और जितना नोट्स में लिखे उससे बहुत ज्यादा बोला है मैंने। क्लियर? अब जरा एक बार समअप करना जरा प्लीज, आ जाओ बोर्ड पे। ये उठा लेते हैं आपके सामने नोट्स, ये लो सब बच्चे बताओ। हेडिंग मैं उठाता हूं आपके सामने, जरा देखना पीछे कहीं छूटा हुआ है कुछ। सबसे पहले वर्ड आया 1.8, सब बच्चे बताओ 1.8 व्हाट इज एंगेजमेंट। क्लाइंट आपको किसी चीज के लिए हायर कर रहा है, एंगेज कर रहा है। सब बच्चे बताओ हमें ऑडिट के लिए एंगेज किया जाएगा या रिव्यू के लिए? क्या हमें किसी और एश्योरेंस के लिए भी एंगेज किया जा सकता है? क्या रिलेटेड सर्विस के लिए भी एंगेज किया जा सकता है? एंगेजमेंट मतलब क्लाइंट हायर कर रहा है, चारों में से ऑडिट, रिव्यू, रिलेटेड सर्विस, एश्योरेंस, एंगेजमेंट, किसी चीज के लिए भी हायर। बेटा रिव्यू के लिए हायर करा तो रिव्यू एंगेजमेंट है ना, एश्योरेंस के लिए हायर किया तो एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ऑडिट के लिए हायर किया तो ऑडिट एंगेजमेंट। हायर करा उसने, एंगेजमेंट मींस उसने आपको किसी काम के लिए हायर किया है, प्रैक्टिशनर। मेरा डाउट, एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, समथिंग कैन बी एनी 4 थिंग्स। हाँ जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। अगर ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, देखो एंगेजमेंट का मतलब ऑडिट होगा या एंगेजमेंट कुछ भी हो सकती है। बट अगर ऑडिट के कंटेक्स्ट में बोलूं, मैं बोल रहा हूं मैंने ऑडिटर, मैंने आपको ऑडिट के लिए एंगेज किया, तो इसका मतलब आप सिर्फ क्या करेंगे बताओ? ऑडिट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इट मींस अ कॉमन फास्ट formal agreement between and client where auditor agrees to perform auditing service. It takes the shape of एक लेटर बनेगा जिसे क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भी बोल सकती है। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट? बेसिकली ऑडिट की बात हो रही है, आपको क्या करने को बोला जा रहा है? ऑडिट। बट मैं फिर बोल रहा हूं नोट्स की तरीका गलत है, इन्होंने सारा फोकस किस पे डाल दिया? ऑडिट एंगेजमेंट पे। बट एंगेजमेंट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। क्लियर? ये आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? मतलब ऑडिट के लिए कंपनीज आपको बुला रही हैं, आपको हायर कर रही हैं। आप खुद पढ़ो। समझ आ गया बच्चे? अब 1.13 पे आ जाओ, बीच का सारा कंप्लीटेड है 1.13। अब बताओ एंगेजमेंट के आगे वर्ड क्या आ गया? अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें ऑडिट आएगा, कॉमन फास्ट, रिव्यू आएगा, रिव्यू में भी तो अश्योरेंस देते हैं क्लाइंट को, और क्या अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, यानी अदर अश्योरेंस भी आएंगी। बस क्या नहीं आएगा? रिलेटेड सर्विस नहीं आएगा। क्या बात क्लियर? क्योंकि रिलेटेड सर्विस में हम किसी प्रकार की कोई अश्योरेंस नहीं देते। क्लियर? तीनों आएंगे, एसएई, एसआरई और एसए, तीनों आए। मेरा डाउट पढ़ेंगे आप, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। बताओ आपको अश्योरेंस के लिए बुलाया जा रहा है, 3 लोग होंगे, एक प्रैक्टिशनर, एक जो बुलाएगा, 2 हो गए हम तो, और एक वो जिसके लिए हम रिपोर्ट बनाएंगे। ऑडिट में मैं ऑडिटर हूं, सेकंड कौन है? मैनेजमेंट। और रिपोर्ट किसके लिए बन रही है? यूजर्स या शेयर होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहला 3 पार्टी रिलेशनशिप, कॉमन फास्ट। एक कौन होगा? कॉमन फास्ट। दूसरा कौन होगा? जिसने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई होगी, यस और नो। और तीसरा कौन होगा? यूजर्स। हमें चेक करने को क्या मिलेगा? कॉमन फास्ट। सेकंड हेडिंग पढ़ो, सब्जेक्ट मैटर। अगर ऑडिट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी, रिव्यू है तो उसमें भी क्या मिलेंगी दोस्तों बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हिस्टोरिकल होंगी? लेकिन अगर अश्योरेंस है, कोई और अश्योरेंस है, तो क्या उसमें हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएंगी? क्या मिलेंगी दोस्तों बताओ? ऑडिट और रिव्यू में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगी, और तीसरे वाला जो अश्योरेंस एंगेजमेंट हम करेंगे, जहां ऐसे ही लगाएंगे, वहां हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी। तो जो जिस चीज को हम चेक करेंगे उसे बोलेंगे कॉमन फास्ट सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? थर्ड सवाल, क्राइटेरिया, किस बेसिस पे चेक करोगे? ऑडिट है तो ऐसे लगाएंगे, रिव्यू है तो एसआरई लगाएंगे, अदर अश्योरेंस है तो ऐसे ही लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या होगा चेक करने का? व्हाट विल बी योर बेंचमार्क्स? कैसे चेक करोगे? स्टैंडर्ड्स लगाओगे, लॉ लगाओगे, क्या लगाओगे?
क्लियर? अच्छा, जब चेकिंग करेंगे तो चेकिंग में हम क्या इकट्ठे करते हैं दोस्तों, बोलो? सबूत इकट्ठे। ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट के ऊपर सबूत इकट्ठे करेंगे, रिव्यू कर रहे हैं तो उसके ऊपर एविडेंस इकट्ठे करेंगे कि, और अगर अश्योरेंस किसी और प्रकार की दे रहे तो उसके ऊपर क्या इकट्ठे करेंगे बेटा, बोलो? एविडेंस। मैंने एविडेंस पे ना अभी तक इस बैच में कुछ खास नहीं पढ़ाया। क्लियर? यार एक बात बताओ, जब हम ऑडिट पे ये कहते हैं हमारे हिसाब से कंपनी बिल्कुल ठीक है, तो क्या उसके लिए हमारे पास कुछ सबूत होने चाहिए जो हम ये ओपिनियन दे रहे हैं? यानी ऑडिटर या जो भी बंदा रिपोर्ट बनाता है ना, वो रिपोर्ट बनाने से पहले उसके पास क्या होने चाहिए? एविडेंस के आधार पे ही तो वो क्या बनाता है बेटा, बोलो? अपनी रिपोर्ट देता। मैं एक वर्ड यूज करता था क्लास में, रिपोर्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। एक्चुअल फाइंडिंग, जो फाइंड आपने करा, आपके पास सबूत होने चाहिए, तभी तो आप क्या बनाते हैं? रिपोर्ट। तो आपको एविडेंस इकट्ठे करने और लास्ट में अपनी क्या देनी है बेटा, बोलो? रिपोर्ट देनी। तो एक बार जरा 5 पॉइंट रिपीट करना। 3 पार्टी रिलेशन है, आवाज नहीं आई? हमें कोई सब्जेक्ट मैटर चेक करने को मिलेगा, आवाज नहीं आई? हम कोई क्राइटेरिया लगा के उसको चेक करेंगे, उसके ऊपर क्या इकट्ठे करेंगे और उनके बेसिस पे हम अपनी क्या बना देंगे? रिपोर्ट दे देंगे। क्लियर? हाँ भाई, आवाज नहीं आई? पीछे वाले भाई साहब, क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? कमन फास्ट आ जाओ, ढूंढते हैं वर्ड्स। मेरा ऑडिट में क्या दिया जाता है? सेकेंड लाइन पढ़ो। रिव्यू में क्या दिया जाता है? लिमिटेड एंगेजमेंट। थर्ड लाइन पढ़ो। रिव्यू में क्या इन्वॉल्व होते हैं? फ्यू प्रोसीजर्स। थर्ड लाइन में देखो वर्ड मिलेगा, रिव्यू में क्या इन्वॉल्व होते हैं? फ्यू प्रोसीजर। फोर्थ लाइन में ये वर्ड पढ़ो, बोथ रिव्यू एंड ऑडिट रिव्यू रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों लगते तो हिस्टोरिकल पे ही है, बट रिव्यू में फ्यू प्रोसीजर लगते हैं, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है। क्या बात क्लियर? हाँ जी। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब देखो जी, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आ गया। क्या मैं बोलूंगा 3 टाइप्स होते हैं? आवाज नहीं आई? एसएई और एसआरई, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। मेरा नोट देखो, फर्स्ट इन दोनों में ऑडिट और रिव्यू की बात होगी। इन 2 पॉइंट्स में ऑडिट और रिव्यू की बात होगी। यहां से बात शुरू हो जाएगी एसएई वाली। हमें क्या देनी जाएगी दोस्तों, बताओ? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसपे हमें क्या देनी होगी बच्चे, बताओ? अश्योरेंस। यहां पे हम रीजनेबल अश्योरेंस भी दे सकते हैं, लिमिटेड भी दे सकते हैं। यहां पे कौन सी अश्योरेंस होगा? मॉडरेट। ऑडिट करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, रिव्यू करेंगे तो एसआरई लगाएंगे, लेकिन अगर कोई और एश्योरेंस दे रही है तो ऐसे ही लगाएंगे। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल आ जाओ, कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में कीवर्ड चेक करा देता हूं। कमन फास्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कमन अश्योरेंस टू यूजर। बताओ, रीजनेबल अश्योरेंस में, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। मेरे कीवर्ड ढूंढ पा रहे हो आप जो मैं ढूंढ रहा हूं? रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है? कमन फास्ट। अच्छा, लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब क्या है? लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दैन ऑडिट। ऑडिट के कंपैरिजन में रिव्यू में क्या मिलेगा? इट इज ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ। मॉडरेट एश्योरेंस नहीं बोलेंगे, मॉडरेट तो बिल्कुल कम हो जाती है, मॉडरेट से तो ज्यादा होगी, बट रीजनेबल से कम होगी। मॉडरेट तो कहां दी जाती है? अदर एश्योरेंस में। क्या क्लियर? पढ़िएगा। अच्छा, बिसाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस देयर इज अनदर काइंड ऑफ एश्योरेंस अदर देन, कहते हैं रीजनेबल और लिमिटेड के अलावा एक तीसरी भी होती है। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज तीसरी? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरी वाली कोई तो बोलते हैं अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। जिस एग्जांपल हम जब क्या चेक करते हैं दोस्तों, बताओ? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यार प्रोस्पेक्ट, थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट पे चलो, बताओ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इट मींस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन इवेंट्स दैट मे अकर्ड इन दी, और एंटिटी भी उन पे फ्यूचर में ही एक्शन लेगी, अभी तो ले ही नहीं पाएगी। क्या बात क्लियर? क्या ये एक फोरकास्ट या प्रोजेक्शन होते हैं? फोरकास्ट होता है, प्रोजेक्शन होता है, मतलब एक एस्टिमेट होता है फ्यूचर को लेके। क्या बात क्लियर? यस। इसमें से बी, देखो डी पॉइंट कुछ भी नहीं है, स्टूपिड सा पॉइंट है पढ़ना। ऐसी टाइप ऑफ एश्योरेंस को हिस्टोरिकल नहीं बोला जाता। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होती है, ये तो कौन सी होती है बताओ? प्रोस्पेक्टिव। डिफर क्या करता है? ई पॉइंट में डिफरेंस बताना। हिस्टोरिकल और फ्यूचर में क्या, प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है? ई पॉइंट कमन। हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरिकल में हम कमन फास्ट पास्ट पीरियड को चेक करते हैं, यस और नो, और इसमें किसको चेक करते हैं? लेटर में फ्यूचर इवेंट्स को चेक करते हैं।
सर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा हमें, मैं नहीं पढ़ूंगा पूरा यहाँ पे। यार कुछ है मेरा पूरा पढ़ने का इसमें? बिल्कुल लड्डू सा टॉपिक है, मैंने 1 घंटा लगा के वो आपको पूरा डेप्थ में सिखा दी ये चीजें। क्लियर? अभी आओ मेरा रूट। हिस्टोरिकल के रूट्स कहाँ है भैया? पास्ट में। प्रोस्पेक्टिव के रूट्स कहाँ है बच्चों? फ्यूचर में। क्या यार रिपीटेटिव बातें कर रहा है यार तू यार। बेटे GHIJ खुद ही पढ़ लो यार एक बार, मेरे को तो अच्छे ही नहीं लग रहे पढ़ने। GHIJ जल्दी से। कीवर्ड्स भी मार्क करते रहना साथ साथ, जो जो कीवर्ड लगे तुम्हें। कुछ नई बात हो तो जरूर मुझे बताना, मिलेगी नहीं कोई नई बात। हाँ जी, कुछ मिला नया? कुछ है ही नहीं नया। कौन कहता है ऑडिट टफ है? कंसेप्ट समझ आ जाए तो एक ही बात बार बार लिखी हुई है। अदर अश्योरेंस में मॉडरेट अश्योरेंस दिया जाता है, ये बात पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो। क्लियर? ये आ गया डिफरेंस किसके बीच में भाई? ऑडिट और रिव्यू के बीच में। खुद पढ़ लोगे घर पे, क्या क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ती है। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हो चुका है। हाँ भाई, क्वालिटीज ऑफ ऑडिट कल कर लिया था। यस, क्वालिटीज कल नहीं पढ़ी थी, ले अभी पढ़ लेते हैं। क्वालिटीज, एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटे? क्या मैं बोल सकता हूं वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक गुड इंसान में होती हैं? सबसे पहले तो यही है, आएंगे उस बात पे भी। हाँ जी, मेरा डाउट बचे, हर वो क्वालिटी ऑडिटर में होनी चाहिए जो एक अच्छे इंसान में होती है। आप सब अच्छे हो? जरा बी पॉइंट देखना, अभी पता लग जाएगा, औकात सामने आ जाएगी। आप में टैक्ट होना चाहिए, कमन फास्ट। व्हाट इज टैक्ट? चालाकी। टैक्ट होना चाहिए आपको, चालाकी से अपना काम करना आना चाहिए। कॉशन, सावधानी से। फर्मनेस, एकदम मतलब शांत स्वभाव से काम करना है, फर्म होके करना है, वो जल्दबाजी में काम। टेम्पर, मिजाज अपना ठंडा रखना है। समझ आता है वो मिजाज ठंडा रखना है। इंटीग्रिटी मतलब अपने काम के प्रति क्या रहना? सिंसियर। व्हाट इज सिंसियर? ये नहीं आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे। डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्री, आप जजमेंट, पेशेंस। व्हाट इज पेशेंस? धीरज रखना। क्लियर हेडेडनेस, अपने माइंड में एंटिटी के बारे में कुछ गलत थॉट्स मत रखना। हाँ जी, मेरा डाउट, क्या ये सब क्वालिटीज एक गुड बिजनेसमैन में भी होती हैं? तो क्या ये ऑडिटर में भी होनी चाहिए? सर मुझसे BST मत पढ़वाओ प्लीज। क्लियर? सब बच्चे जल्दी से बताना, क्या मैं बोल सकता हूं? ये तो हो गई एक गुड पर्सन वाली हैबिट सारी होनी चाहिए। क्या बात क्लियर? सी पॉइंट पढ़ना, ऑडिटर को अपने कल्चर को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना है। नई ऊंचाई पे कब लेके जाएगा सी पॉइंट? जब वो दबा के फ्रॉड करेगा। नई ऊंचाई पे तो नहीं जाएगा, गहराई में जाएगा इंस्टीट्यूट, हमारा प्रोफेशन। यार मोदी जी ने क्यों बोला था 1 जुलाई 2016-17 में जब वो CA डे पे आए थे कि भाई और बहनों, आप CA लोग ही हो जिसकी वजह से क्लाइंट को आइडियाज मिलते हैं कि फ्रॉड आप लोगों के हाथ में इकोनॉमी की ग्रोथ है। भाई और बहनों, आप लोग अगर सुधर जाओ तो कोई क्लाइंट फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी गुड टू से इंडियन इकोनॉमी ने इसी साल, मेरा डाउट, वी हैव क्रॉस्ड, आप चेक करना जरा गूगल पे आपको मिलेगा, मैंने पढ़ा था कहीं पे, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को शायद क्रॉस कर गई है। यस, वी हैव क्रॉस्ड अ बेंचमार्क। अगर 4 ट्रिलियन हमारा, जो इकोनॉमिक्स में वर्ड बोलते हैं ना, नहीं GDP नहीं, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हुआ है, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर
इस लेवल पे पहुंचे हैं तो इट्स वेरी गुड। हाँ जी, क्या अब इसमें ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल है? अगर एक बात बताओ ईमानदारी से, इतने ट्रिलियंस की इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस भी तो फिर बिलियंस में जाएंगे, शायद टैक्सेस भी ट्रिलियन में जा सकते हैं। कौन है जो गवर्नमेंट के इन टैक्सेस पे डेंट लगवाता है? ऑडिटर। ऑडिटर क्लाइंट्स को नहीं कहते कि पूरे टैक्सेस पे करो। मेरा डाउट, मैं तो ऑडिटर को सिखाता हूं, बेटे ऑडिटर बनने के बाद अपने फर्म में SQC 1 जरूर लगाना, क्वालिटी कंट्रोल रखना, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे। अगर फ्रॉड करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और है, देखो मेरी बात सुनना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते। एक बात सुनो, मैं पॉजिटिव हूं। मैंने एक फर्म बनाया, मेरे साथ सारे, मेरी टीम है, आप सारे CA मेरे फर्म में हो। हमने NSP पे बहुत बड़ा अपना ऑफिस खोला। हम नहीं करते, हमारा प्रिंसिपल है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल है, हम नहीं टॉलरेट करते फ्रॉड्स। क्या हमें ऑडिट नहीं मिलेगा? प्रैक्टिकल बात बताओ, रियल लाइफ में क्या बड़ी एंटिटीज हमें हार करेंगी? भाई हर एंटिटी तो अनएथिकल नहीं हो सकती। जो एथिकल एंटिटीज होंगी कमन फास्ट, वो आपको हार करेंगी। अब कहीं आप में से कईयों के पेरेंट्स होंगे, मैंने देखा है, मैंने देखा कई लोगों को, मतलब मैं एक बंदे को जानता हूं, मिस्टर गोयल है, मेरे नोन में है। मैं उनके बेटे को पढ़ाने जाता था जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था। उनके बेटे को पढ़ाता था, 11th में था, अकाउंट्स पढ़ाता था उनके बेटे को। मिस्टर गोयल से जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो मुझसे बात करते, उनके बिजनेस के बारे में बातें करता था। ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे, सर मैं 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करूंगा, मेरा जितना टैक्स बनता है मैं पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा बेईमानी। आई डोंट वांट विश टू डू एनी बेईमानी। मेरा डाउट। और मजे की बात देख लो, 2016 में जब नोटबंदी हुई तो मेरा डाउट, मैंने गोयल साहब से उन दौरान बात करी उस पीरियड में, एंड ही वाज वेरी कूल। सर मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास 1 रुपया भी कैश इन हैंड नहीं था, या जो भी कैश इन हैंड था वो डिस्क्लोज था। क्या होते हैं ऐसे एथिकल लोग? अच्छा ऐसा करें, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर ले, हम लिख दें अपने क्वालिटी कंट्रोल में, थोड़े बहुत फ्रॉड कर लेंगे, लिखना नहीं है ये बात, थोड़े बहुत टॉलरेबल है। क्लियर? मेरा डाउट। लेकिन बच्चों एक बात देखो, अगर मान लो हम सब ने मिलकर फर्म बनाया, एग्जांपल लेते हैं, हम अब सब लोग क्वालिफाई करके एंड वी मेक अ फर्म। मैं आपको बता रहा हूं कैसे बिजनेस बनता है, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आप सबको मैं ड्यूटी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको नियर बाय जितने भी बैंक्स हैं सब में जाके विजिट करो, उनको जाके उनसे, उनके मैनेजर से मिलो और उन्हें बताओ कि हमारा एक बहुत बड़ा फर्म है, हमारी टीम में हर तरह की एक्सपर्टाइज है, एंड वी हैव ग्रेट सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर। अगर आप बैंक हमें ऑडिट देना चाहे तो आप मैडम, आपको बैंक ऑडिट दिया, आपको बोला आप जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है अपने एरियाज में उनसे मिलो, आपको बोला जितनी भी फूड चेन्स है, बड़े बड़े बिजनेस है, फूड चेन्स, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, इनसे मिलो, इनको अपने फर्म के बारे में बताओ। जब इतनी बड़ी टीम मेरी इतने सारे नंबर ऑफ क्लाइंट से मिलेंगी तो अपने आप काम मिलेगा। इज देयर एनी लिमिट ऑन ऑडिट फीस? मैंने क्वेश्चन पूछा, लिमिट। देयर इज नो लिमिट ऑन ऑडिट फीस। भाई साहब का सवाल आया जितनी क्लाइंट की श्रद्धा हो, बट इस पे भी इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस है। जिस फीस पे प्रीवियस ऑडिटर ने काम किया है आप उससे नीचे पे काम नहीं कर सकते। आई रिपीट, अगर पिछले ऑडिटर ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, आपको 2 से नीचे नहीं मिलेंगे। क्या बात क्लियर? अच्छी स्टैंडर्ड है ये तो, अच्छा स्टैंडर्ड है, वो लिमिट आपकी बढ़ा दे। हाँ, लेकिन एक बात सोचो, अगर एक ऑडिटर को एक बड़ी कंपनी का ऑडिट करने में 2 CR मिल रहे हैं तो आर्टिकल बेचारे को तो वही 3500 5000 मिल रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? मतलब ऑडिटर के पास तो जो मैन पावर है वो तो दिहाड़ी लेबर से भी सस्ती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप?
5,000 अ मंथ। मेरा डाउट, जब रोड पे मिस्त्री काम कर रहे हैं वो 800 रुपए दिहाड़ी लेते हैं रोज की। मेरा डाउट है, क्या बात क्लियर है? एंड यू आर गेटिंग 5 टू, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, 8 to 10,000 मेट्रो सिटीज में 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन काम भी तो देखो कितना हो रहा है। अगर किसी सीए को 2 CR 3 CR मिल रहा है ऑडिट करने का, किसी बड़ी एंटिटी का ऑडिट है आपके पास, तो आपके आर्टिकल्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरा डाउट। तो बच्चे अब एक और बात याद रखना, एक और बात ध्यान रखना, जब आप ऑडिट करते, आप किसी यहाँ पे ऑडिट करोगे ना, आप किसी जगह पे ट्रेनिंग लोगे ना, रिमेंबर माय वर्ड्स, अपने काम के प्रति लॉयल और सिंसियर रहना। बेशक आपको स्टाइपेंड कम मिल रहा है, आई रिपीट, बेशक आपको स्टाइपेंड कम मिल रहा है, कभी इस बात से मत परेशान होना। पता क्या होता है, मान लो मैं किसी सीए के पास, मैंने आर्टिकलशिप करी किसी फर्म में, ठीक है, आई एम वेरी सिंसियर इन दैट फर्म। 3 साल की मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, आई वाज गेटिंग 10,000 पर मंथ। अब तो 2 साल की आर्टिकलशिप रह गई, मेरी 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई। आप बताओ, अगर मैं सिंसियर हूं, जरा पंगेबाजी नहीं करता, अपना काम ढंग से कर रहा हूं, लॉयल हूं उस फर्म को, तो क्या मुझे उसी फर्म में जॉब मिल सकती है? क्या उसी फर्म में क्वालिफाई होने के बाद वो फर्म मुझे सैलरी पे रख सकता है अपने अंडर? और ऐसा ही होता है, सबसे ज्यादा जॉब ऐसे ही सीए को मिलती है। जिस फर्म में आप आर्टिकल होते वही फर्म आपको अपने पास जॉब पे रख लेता है। ठीक है, कर सकते हैं, आर्टिकल की गलती नहीं मानी जाएगी, गलती फर्म की मानी जाएगी। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की, फर्म की। आर्टिकल को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे? आर्टिकल जेल तो नहीं जाएगा, बट ऑडिटर ने फ्रॉड किया कि वो जेल जाएगा। तो जेल में फंसवाना हो तो ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अपने सीए से प्रॉब्लम हो तो। क्लियर? ओके, कमिंग बैक, मेरा सी पॉइंट, ही मस्ट हैव अ शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ। आपने अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्लियर? मेरा डाउट, द ऑडिटर हु हैज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, हमारी ट्रस्ट की पोजीशन क्यों है? कोई बच्चा बताएगा? कौन हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है? मैनेजमेंट या यूजर्स? कि यूजर्स हम पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं? यूजर्स को पता है ऑडिटर की रिपोर्ट है, गलत नहीं होगी। क्या मैं बोल सकता हूं हमारे अंदर गुड ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, जो हमें ट्रेनिंग से और एजुकेशन से मिलती? मेरा डाउट, बच्चे मेरे को भी क्लास में आपको गुड बातें ही सिखानी चाहिए, एथिकल बातें ही, क्योंकि मैं ही अगर गलत बातें सिखाऊंगा, आइडियाज दूंगा, तो आपको गुड बातें कैसे सीखने को मिलेगी? लेकिन मजे की बात है, मजे की बात है, मैं जब बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, तो बीकॉम ऑनर्स में बी सब्जेक्ट होता था ऑडिटिंग, सेकेंड ईयर में। हमारे टीचर्स जो ऑडिटिंग के थे वो हमेशा स्टैंडर्ड पढ़ाते थे, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल, बेटे ये ऐसे करना है, इसका ये रूल है, आपको इस तरह से पॉजिटिव अचीव करना है। और आप बिलीव करोगे, मेरे जैसा बंदा सिर्फ तोड़ सोच रहा होता था, अच्छा ये ऐसे है, इसका मैं ये तोड़ निकालूंगा। मतलब वो पॉजिटिव बोलता था और मैं, वो कहता था आपने अपने सीए आर्टिकल का काम रेगुलर बेसिस पे चेक करने जाना है। मेरा डाउट, आपने आर्टिकल का काम रेगुलर बेसिस पे चेक करने को जाना है, और सीए जब आप चेक करने जाओगे, जब आप आर्टिकल का काम चेक करोगे, तो आप उल्टा टिक मार देना। बात समझना, उल्टा टिक मार देना, ये प्रैक्टिस बनी थी, उल्टा टिक मार देना, जिससे किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। आपको पता होगा कि उल्टा टिक मतलब आपने जो चेक किया वो बिल्कुल सही। अब ये बात वो हमें पढ़ा रहा है, हम आर्टिकल है। मैंने कहा अच्छा सीए चला जाएगा ना कमन फास्ट, जिन चीजों पे उसने टिक नहीं भी लगाया होगा ना, उस पर मैं भी उल्टा टिक लगा दूंगा। क्या क्या मेरी बात समझ आया? मेरा डाउट तो ये, मतलब वो पॉजिटिव बता रहा, ह्यूमन माइंड ना, ह्यूमन माइंड को जब भी आप कुछ चीज पॉजिटिव बताओगे ना, वो सब नेगेटिव सोचता है पहले। मेरा डाउट, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, कमन फास्ट, तो क्वालिटीज चाहिए। He's called upon to consistently review financial statements. बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली रिव्यू करो। व्हाट इज क्रिटिकल? इन डेप्थ। जब आप ऑडिट कर रहे हो तो क्या इन डेप्थ चेकिंग करो? एंड इट इज ऑब्वियस यूजलेस फॉर हिम टू अटेम्प्ट दैट टास्क अनलेस इट्स ओन नॉलेज इज दैट ऑफ एन
और जब तक वो खुद एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं लेके आएगा, क्या वो क्रिटिकली किसी चीज को चेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर के पास क्या एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। An exhaustive knowledge of accounting in all branches is the sine qua non of the practice of auditing. Again, इस लाइन का मतलब जब तक आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं होगा, आपका ऑडिटिंग अच्छा नहीं हो सकता। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लास्ट हेडिंग क्लास। अब वर्ड पढ़ो क्या आया लास्ट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। मेरा डाउट, इधर आ जाओ। 4 तरह के एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं। पहला, स्टैंडर्ड्स ऑन कब लगाना है, जब क्या करना है। रिव्यू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये कब लगाने हैं, का रिव्यू करना है। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये कब लगाने हैं, जब अश्योरेंस एंगेजमेंट देनी है अदर देन ऑफ हिस्टोरिकल। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, कमन, ये लगाने हैं जब आपको कोई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोला गया है, यानी SRS 4400, या आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोला गया SRS 4410। क्या बात क्लियर? इन स्टैंडर्ड्स का, इन सब स्टैंडर्ड्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाएगा एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। मेरा डाउट, या सिर्फ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल वर्ड हटा दो, सिर्फ क्या वर्ड बोलते हैं इनको, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इन चारों को बोलना हो तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। आइए एक बात और कर लेते हैं डिस्कस, और उसके बाद देखो बेटा, मैंने आपको बताया 2 तरह के SRE हैं, 2400 2410। 3 तरह के SAE हैं, 3400 3402 3410। 2 तरह के SRS है, 4400 और 4400। सर SQC मैंने बोला था एक ही है, SQC 1। क्वालिटी देनी हो तो SQC 1 लगाना। ऑडिट के कितने स्टैंडर्ड्स हैं ये देखो, 100 to 199 अभी बने नहीं है। ये बनेंगे तो किस पे बनेंगे बताओ? अभी नहीं बने। 200 से बने हैं, 200 से 299 ये कुछ सीरीज है, 200 वाली सीरीज। फिर एक 300 से 500 की सीरीज है। फिर एक 500 से 580 तक है। फिर एक 600 की सीरीज में 3 ही स्टैंडर्ड्स है। फिर एक 700 की सीरीज में वी हैव मेनी स्टैंडर्ड्स इन 700 की सीरीज। फिर एक 800 की सीरीज है, ये 800 की सीरीज तक स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद तो रिव्यू वाले आ गए। सर एक बात पूछ रही थी, पूछिए। सर सारे हैं हमारे कोर्स में। मैं इस पे क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। व्हाट शुड आई से टू यू? क्या कमेंट है इस पे? सारे हैं। 200 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 200 210 220 230 240 250 260 265। मेरा डाउट, 300 में 4 ही हैं, 300 310 315 320, बस। 400 में 2 ही हैं, 402 और 415। 500 की सीरीज भरी पड़ी है, 500 501 505 510 520 530 540 550 560 570 580। 600 में 4 ही हैं, 600 610 620। 600 में सॉरी 3 ही हैं। 700 में 700 701 705 706 710 720। 800 की सीरीज नहीं है, हमें नहीं करनी 800 की सीरीज। लेकिन क्या ये सीरीज सारी करनी है? ऑलमोस्ट ये सारे करने हैं। गिनना कितने हैं? 2 4 6, ये तीनों करने हैं। ये भी लगभग सारे ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये शायद ये वाला है, 415 नहीं, सॉरी 450 है, बस एक इसमें यही वाला करना है। ये चारों करने हैं। 5 हैं, 330 तक है यहाँ पे। 315 के बाद 320 नहीं है, 330 है। 4 ही हैं, चारों करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, शायद इसमें 7 करने हैं, शायद। बिलीव मी, अगर ये 30 स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए तो ऑडिट का कोर्स भी खत्म।
स्टैंडर्ड्स खत्म, ऑडिट का कोर्स खत्म। ऑडिट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड्स। अब चैप्टर 2 शुरू होगा कल। कल जब आप मैं मिलूंगा चैप्टर 2 कराऊंगा। चैप्टर 2 में मैंने कुछ नहीं कराना, स्टैंडर्ड 300 कराना है बस। नहीं 200 नहीं हुआ अभी, 200 में सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बताया, उसका इंट्रोडक्शन ही तो दी है, 200 नहीं पढ़ाया। 200 पढ़ाऊंगा एथिक्स के चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर है ना ऑडिटिंग एंड एथिक्स, उसमें। क्लियर? मेरा डाउट, घबराना मत बेटा, स्टैंडर्ड ज्यादा है तो क्या हुआ, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा सर सीए फाइनल में क्या होगा, कमन फास्ट, क्या स्टैंडर्ड दोबारा? हाँ जी, इंटर में स्टैंडर्ड की वेटेज कितनी है यार, पूरा पेपर स्टैंडर्ड से ही तो आना है। वेटेज क्या पूछ रहे हो, पूरा पेपर ही स्टैंडर्ड से आना है। कोई कहता है, मेरे को एक बड़ी हंसी आई, मैं मेट्रो में जा रहा, अब एक बच्चे थे 2-3 सीए वाले थे, वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, मुझे पता लग गया वो सीए के स्टूडेंट है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है यार ऑडिटिंग में बाकी सब समझ आ गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ आए। मतलब मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा भाई तुझे समझ के आया फिर ऑडिटिंग में? जैसे अकाउंट्स में बोलते हैं ना यार मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आए, ऐसे उसने ऑडिटिंग में बोल दिया यार ऑडिटिंग तो समझ आ गई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ आए। मेरा ऑडिटिंग इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज कम बैक, कमन फास्ट। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कमन फास्ट, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि 200 है, 230 है, 15 मत लर्न करना, तो मैं इतने 30 करा दूंगा, तो 5 एग्जांपल क्या लर्न करने? सर ये स्टैंडर्ड की लाइन पढ़ लोगे अपने आप। सेकंड क्या है बेटा बताओ, स्टैंडर्ड्स ऑन कितने हैं सिर्फ बताओ, स्टैंडर्ड्स ऑन कमन फास्ट कितने हैं? 2 दे रखे, बट प्रैक्टिकली 3 है, 3402 भी है। क्लियर? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस 2 ही है, 4400 और 4410। सर ये क्या है लास्ट वाला बताओ, कि स्टैंडर्ड्स ऑन कमन फास्ट, व्हाट इज दिस? हमें क्लाइंट को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, किस में देनी है क्वालिटी बताओ? स्टैंडर्ड ऑडिट में देनी है, रिव्यू में देनी है, अश्योरेंस में देनी है, रिलेटेड सर्विस में देनी है, सब में। क्या इसके लिए फर्म को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है, क्वालिटी का एक सिस्टम तैयार करना है? सब बच्चे बताओ, व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? सवाल उठा। स्टैंडर्ड्स इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट बेंचमार्क्स के, मतलब एस्टैब्लिश बेंचमार्क है, आपका दिमाग लगेगा ही नहीं, जो बेंचमार्क बना है उसके हिसाब से ही ऑडिट करो, विच इज एट पार विद। मैंने बोला था ना आपको पहली क्लास में, ये स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। क्लियर? स्टैंडर्ड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कोई बच्चा रीजन देगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी क्यों इंप्रूव होगी? स्टैंडर्ड होंगे तो फ्रॉड पकड़े जाएंगे, फ्रॉड निकल जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में से, तो अकाउंट साफ हो जाएंगे, अकाउंट्स की क्वालिटी। इससे क्या मैं बोल सकता हूं, यूजर्स अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, इंटेलिजेंट डिसीजन, मतलब यूजर्स डिसीजंस ले पाएंगे क्योंकि अकाउंट्स बिल्कुल साफ होंगे। स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कैरिड आउट फॉलोइंग दीज। ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? सबके सेम होंगे, आप चाहे टाटा का कर लो, रिलायंस का कर लो, किसी का भी कर लो, सब में स्टैंडर्ड्स आपको सेम ही फॉलो करने। स्टैंडर्ड्स इक्विप अकाउंटेंट्स विद, स्टैंडर्ड्स आपकी नॉलेज कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, और आपकी क्वालिटी को अचीव करा देंगे। क्या बात क्लियर? सब बच्चे बताओ, लास्ट हेडिंग क्या है जल्दी से? ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। सब बच्चे पढ़ो। It is the duty of professional accountant to see that standards are followed in undertaken by them. आप जो भी engagement पकड़ो, सर प्लीज हेल्प करो, what is engagement? आपको चाहे ऑडिट के लिए बुलाया जाए, चाहे रिव्यू के लिए बुलाया जाए, आपको स्टैंडर्ड फॉलो। Ordinarily, these are to be followed by accountants. However, situation may arise that a specific procedure in standards would be ineffective in a particular engagement. हो सकता है किसी सिचुएशन में आप स्टैंडर्ड का कोई पॉइंट अप्लाई ना कर पाओ, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे तो ये बात अपनी रिपोर्ट में कि यार वो स्टैंडर्ड में एक पॉइंट था जो मैंने फॉलो नहीं किया। सर एग्जांपल दीजिएगा प्लीज, सर एग्जांपल दीजिएगा। मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसका पहला साल है, अगर कंपनी का पहला साल है तो सब बच्चे बताओ ओपनिंग बैलेंसेस होंगे या नहीं होंगे? ऐसे नंबर 510 कहता है ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो, क्या मैं बोल सकता आई कुड नॉट चेक दी ओपनिंग बैलेंसेस? ये बात मैं मेंशन कर दूंगा। क्या बात क्लियर? क्या मुझे इसको लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया? बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको लिखना पड़ेगा, उसका रीजन बताना पड़ेगा कि आप फॉलो, ये कहां लिखना पड़ेगा कि मैं स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर पाया क्यों? अपनी रिपोर्ट में जब आप रिपोर्ट तैयार करोगे तो उसमें मेंशन कर देना कि यार एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक पॉइंट है जो मैं फॉलो अपने ऑडिट में नहीं कर पा रहा।
क्लियर? मेरा डाउट, मैंने एक चीज आपको पढ़ने को खुद दी है, क्या पता लग गया क्या पढ़ने को दिए? ये आप खुद पढ़ लोगे। क्लियर? चैप्टर 1 में और कुछ भी नहीं है, आपका चैप्टर 1 खत्म है। मेरा डाउट, सब बच्चे आज का होमवर्क ले जाएंगे, बस बताओ आज का होमवर्क क्या है? क्या मैं डाउट क्लियर कर सकता हूं? जल्दी से बताओ। आज का होमवर्क सिर्फ मॉड्यूल के पीछे जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, बीट एमसीक्यू क्वेश्चन, बीट केस स्टडी क्वेश्चन, बीट डायरेक्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस देखने हैं। बेटा मैं डिस्कस नहीं करूंगा रीजन, अगर मैंने डिस्कस करे तो तुम्हारा दिमाग क्या चला? आप खुद करो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मेरे पास कल मुझे बताना, सर ये मॉड्यूल का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हमारा। ठीक है? सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं मॉड्यूल में, बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, पहले आंसर मत देखना। क्लियर? 2 केस स्टडीज है मॉड्यूल के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर 2 केस स्टडीज है, उनके बीच नीचे एमसीक्यूज गिवन है, सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना। क्लियर? तो चैप्टर 1 हमारा खत्म है। यस, अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? नाउ लिसन द टाइम टेबल। नाउ कमिंग टू द टाइम टेबल। यस क्लास, योर FM class will be on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. Your financial management class will be on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. अरे भैया रवि, FM की क्लास 8 बजे से 8 to 11, 8 to 11, 8 to 11, 8 to 11, संडे को भी 8 to 11 ही होगी। अरे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ये किसका टाइम टेबल हो गया? अब आ जाओ SM, कॉमन फास्ट। अब आ जाओ SM पे। SM की क्लास सिर्फ कब है? संडे को। संडे को होगी ये 11:30 से 2, और मंडे को भी होगी ये 11:30 से 2। ठीक है? अब अपने डेज गिन लो आप, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे और मंडे 5 दिन आ रहे हो यहां पे। ठीक है? मेरा डाउट, अब आ जाते हैं ऑडिट पे। क्या मैं ऑडिटिंग बैलेंसिंग फिगर बन जाऊं इन दोनों के बीच में? बात समझ आ गया? जैसे ट्यूसडे को इनके बाद मैं ले लूं 11:30 से 2, थर्सडे को भी मैं ले लूं 11:30 से 2, सैटरडे को भी मैं ले लूं 11:30 से 2, संडे को मैं नहीं लूं क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ले रहे होंगे। अगर ये दोनों क्लास ले रहे संडे को तो मैं रहने दे तो संडे की क्लास। क्या बात क्लियर? मैं मंडे को सुबह ले ले तो 9 to 11, सॉरी मंडे को FM की क्लास होगी 9 to 11, तो अगेन मंडे को मैं कितने बजे ले लूंगा? 11 से 2। मंडे को सुबह होगी ना SM की क्लास, SM तो सुबह ही होता है मंडे को, तो मैं दोपहर में ले लूंगा। तो मैं अपनी क्लास 11:30 से 2 में ही लूंगा, और अमन फास्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और मंडे। वेडनेसडे और फ्राइडे आपके खाली पड़े हैं, SM नहीं होगा वेडनेसडे फ्राइडे को। क्लियर? मेरा डाउट, ना आपका SM होगा ना SM होगा, तो मैं ऑडिट क्यों रखूं? क्यों आपको परेशान करूं? हाँ, बट अगर इनमें से किसी टीचर ने वेडनेसडे फ्राइडे को आगे जाके अपनी क्लास रखी तो फिर मैं भी रख दूंगा उनके साथ। आपको एक क्लास के लिए नहीं बुलाएंगे यहाँ पे। क्या बात क्लियर? तो मेरा डाउट, आज के बाद मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे मैं नहीं आऊंगा, रीजन समझ आ गया? मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे के बाद सिर्फ कब आऊंगा? मंडे को। मंडे मॉर्निंग में SM होगा, उसके बाद मेरी हो। रवि एक बार आप भी देख लो, आपको क्लियर है? मैं उनके अलावा लूंगा, पहले उन लोगों को लेने दो, उसके बाद जो स्लॉट्स बच रहे हैं उन डेज पे मैं लूंगा। जो डेज पे उन लोगों की क्लास नहीं है उस पर मैं भी नहीं आता। बच्चों को क्यों परेशान करना एक क्लास के लिए? चलेगा? मैं स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर हूं। क्लियर? ओके, मुझे जबरदस्ती नहीं लगाना। मेरा, आपको मेरी स्पीड समझ आ गई होगी। मैंने 3 क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। क्लियर? एक क्लास में, अब जब मैं थर्सडे को मिलूंगा, अब तो कल कौन सा डे है? कल थर्सडे है, तो कल मेरी क्लास होगी सेम टाइम पे 11:30 बजे। कल मैं चैप्टर 2 शुरू करूंगा। सर टेस्ट, कमिंग टू दी वर्ड टेस्ट, क्लास टेस्ट विल बी ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। हैप्पी? एक हफ्ता पूरा दे रहा हूं आपको, अभी वाला ट्यूसडे नहीं। कल ट्यूसडे तो पास हो गया ना वो, तो अब जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उस पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का टेस्ट ले लेंगे। क्लियर? ऑडिट की क्लास मॉर्निंग में ही होगी, फिर भी मैनेजमेंट आपको ऑफिशियल टाइम टेबल शेयर कर देगी। मैंने आपको प्रपोज कर दिया टाइम टेबल।
क्लियर? तो चलिए आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं आपकी क्लास को, चैप्टर 1 के साथ अलविदा करते हैं। जब मिलेंगे तो चैप्टर 2 में अब मिलेंगे। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।